नमस्कार मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं, स्वागत आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आप सभी का वेलकम है अपनी ब्राइट एग्रो क्लासेस की इस क्लास में। और ये जो क्लास रहने वाली है बेटा, प्लांट पैथोलॉजी के रहने वाली है। रबी क्रॉप्स की डिजीज की बात करने वाले हैं बेटा। ये क्लास मैंने इसलिए नहीं ली थी 2-3 दिन पहले, क्योंकि एक थोड़ी सी प्रॉब्लम थी बेटा गले में। आपको अभी भी लग रहा होगा, पर थोड़ा बहुत है, इसको तो मैं मैनेज कर लूंगा। और इसके साथ में प्रॉपर तरीके से आपके पास में आवाज आ रही होगी। और इसके साथ में आज अपन डिजीज के बारे में पढ़ेंगे जो रबी क्रॉप्स में लगती है, क्योंकि सब्जेक्ट थोड़ी मजेदार है और थोड़ी आपके लिए हार्ड है, तो इसलिए इजी तो बनाना बनता है। और इजी बनाने के लिए कहीं ना कहीं अपन ने क्या किया है, सेशन को एक दिन बाद में किया है। अच्छे से आप देखना, मैं पूरी गारंटी के साथ में आपको कहता हूं कि क्लास में ही याद हो जाएगा किस प्रकार से आपको लिखना है, वो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो बेटा प्लांट पैथोलॉजी पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? प्लांट पैथोलॉजी पढ़ने वाले हैं। पादप रोगों के बारे में पता करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। पादप रोगों में अपन एक तो फलों के पढ़ेंगे, इसके साथ में ही अपन पढ़ेंगे जो रबी की फसलें हैं बेटा, उनके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। तो कौन कौन साथी रेडी है कमेंट करके बता दीजिएगा बेटा। और इसके साथ में ही पीडीएफ कहां पर मिलेगी? ये पीडीएफ मिलेगी इन नंबरों पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, ऐप की लिंक मिल जाएगी। ऐप को डाउनलोड करना है, ब्राइट एग्रो क्लासेस के नाम से प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। इन नंबरों पर व्हाट्सएप करते ही आपको लिंक अवेलेबल हो जाएगी। तो बेटा कौन कौन साथी रेडी है एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा क्लास में पढ़ने के लिए। और क्लास में बहुत शानदार तरीके से पढ़ाएंगे, बहुत शानदार तरीके से पढ़ाएंगे, सारी चीजें क्लियर कर देंगे। और पहले किस किस साथी की क्लियर हो गई है जितनी भी सब्जेक्ट पढ़ाई है लगभग, इसके बाद में एक जीपीपी की बची है, सारे पेपर सोल्यूशन हो चुके हैं। बस कमेंट करके आपको इतना बताना है कि सर हाँ मजा आ गया, समझ में आ गया। नहीं आया है तो वो भी बताना है कि सर समझ में नहीं आया है या कुछ डाउट है। इसके साथ में ही आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, अगर चैनल पर फर्स्ट बार वीडियो देख रहे हो या बाद में देख रहे हो और अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे मजा नहीं आता है, ना ही हमारे को ना ही आपको। ठीक है बेटा, स्वार्थी तरीके से ना ही हम पढ़ाते हैं ना ही आप पढ़ते हो, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके ब्राइट एग्रो क्लासेस की फैमिली के मेंबर बनना है। वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट करके अपने सभी साथियों को क्या करना है, शेयर करना है। मेरे को जरूरत ना पड़े कि मैं बार बार बोलूं, पर फिर भी पड़ती है। 20,000 बच्चे देख लेते हैं इस वीडियो को एंड तक 2 महीने बाद में, और 20,000 में से 20 सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो बेटा मेरे को लगता है कहीं ना कहीं जो बच्चे देख रहे हैं वो शायद, मेरे को तो कभी कभी तो डाउट होता है कि क्या पता बच्चे देखते हैं या 20,000 यूज ऐसे ही हो जाते हैं। ठीक है बेटा, तो अपन बात करते हैं प्लांट पैथोलॉजी की। प्लांट पैथोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? पादप रोगों का अध्ययन करते हैं। थोड़ा सा जनरल नॉलेज बताने के लिए बता देता हूँ बेटा कि अपने इंडिया में जो फादर है, इंडिया में फादर है अपने पिताजी है इसके, इजे बटलर। कौन है बेटा? इजे बटलर है। और इसके साथ में ही अगर वर्ल्ड की बात करता हूँ वर्ल्ड की बात करता हूँ तो एंटोन डी बेरी, एंटोन डी बेरी आ जाएगा। ये क्या करना है बेटा, अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। प्लांट पैथोलॉजी को फाइटोपैथोलॉजी भी कहते हैं, फाइटोपैथोलॉजी भी कहा जाता है। और इसका मतलब है ये ग्रीक भाषा का है बेटा। कौन सी भाषा के शब्दों से लिया गया है? ग्रीक भाषा के शब्दों से लिया गया है। और ये 3 वर्डों से बना है, एक फाइटोस, एक पैथोस, एक लोगोस। ठीक है, मतलब फाइटो का मतलब क्या हो गया, अपने प्लांट हो गया। पैथोस का मतलब रोग हो गया। और लोगोस का मतलब क्या हो गया, स्टडी। मतलब अपन किसकी अध्ययन करते हैं? प्लांट के रोग की अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं, अपने पेपर है अलग अलग सारे पेपर दे रखे हैं, जिसमें सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं बेटा किसके बारे में? इटियोलेशन के बारे में बात करते हैं। बेटा इसमें क्या होता है, अंधेरा, प्रकाश की अनुपस्थिति में, प्रकाश की अनुपस्थिति में पौधे का पीले पड़ना, प्रकाश की अनुपस्थिति में पौधा पीला पड़ जाना, पौधा पीला पड़ जाना ही क्या कहलाता है? इटियोलेशन कहलाता है। और पीला पड़ेगा तो ओनली पीला नहीं पड़ेगा बेटा, वर्दी भी रुक जाएगी। अरे क्या हो जाएगी? वर्दी भी रुक जाएगी, इसकी ग्रोथ भी रुक जाएगी। तो इटियोलेशन के बारे में समझना कि पौधा प्रकाश की अनुपस्थिति में क्या हो जाता है?
तनों की लंबाई वगैरह क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं असामान्य वृद्धि हो जाती है। और अंधेरे में क्या होता है, अंकुरों में देखा जाता है। मतलब प्रकाश अंधेरे में उगाए गए अंकुरों में देखा जाता है। मतलब प्रकाश की क्या थी बेटा, अनुपस्थिति थी, प्रकाश की अनुपस्थिति थी। और क्लोरोफिल की कमी के कारण पौधों में पीलापन भी आ जाता है और कमजोर हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं क्या हो जाता है बेटा, कहीं ना कहीं लंबे हो जाते हैं। तो ये क्या होता है बेटा, इटियोलेशन होता है। क्या होता है, इटियोलेशन होता है। तो याद रखिएगा, प्रकाश की अनुपस्थिति में क्या हो जाता है, पौधा पीला पड़ जाता है। क्या हो जाता है, पौधा पीला पड़ जाता है। तो ये आपको याद रखना है। इतना भी लिख सकते हो कि प्रकाश की अनुपस्थिति के कारण पौधे का पीला पड़ जाना इटियोलेशन कहलाता है। इसके बाद में आता है नेक्रोट्रोप पैरासाइट। बेटा याद रखना, एक बायोट्रोप होता है, एक बायोट्रोप होता है। हिंदी वाला वर्ड कोई भी नहीं पूछता है, ओनली पूछेगा तो इंग्लिश वाला वर्ड पूछेगा। बायोट्रोप का मतलब क्या होता है, वे जीव जो कि क्या करते हैं, वो जीवित जीवों का भक्षण करते हैं। जीवित जीवों का क्या करते हैं, भक्षण करते हैं। ओनली खाएंगे तो जीवित को खाएंगे और किसी को नहीं खाएंगे, दैट इज बायोट्रोप। नेक्रोट्रोप क्या करता है, कोई जीवित भी होगा तो उसको मारकर खाएगा या मरे हुए को खाएगा, तो उसको क्या कहते हैं, नेक्रोट्रोप कहते हैं। तो बेटा याद रखिएगा, ये परजीवी के रूप में तो रहता है, पर ये क्या करता है, ये मारकर खाता है, सेल्स को क्या करता है, मारकर खाता है। इसको अपन नेक्रोट्रोप कहते हैं। बायोट्रोप जीवित जीवों को भक्षण करता है। बेटा पूछा जाएगा, बाद में एमएससी भी करोगे पैथोलॉजी से, किसी से भी तो पूछा जाएगा, बायोट्रोप क्या होता है, जीवित जीवों का भक्षण करके अपना पेट भरते हैं। तो बेटा वो क्या हो जाएंगे, बायोट्रोप। परिगली जीव या नेक्रोट्रोप परजीवी वे होते हैं जो अपने होस्ट पौधे की जो सेल्स होती है, जो कोशिकाएं होती है, उनको मारकर मर्त उत्तकों से क्या करते हैं, पोषण लेते हैं। तो बेटा मैंने क्या कहा, मारकर, मतलब कोई भी होस्ट प्लांट है उसकी कोशिकाओं को, सेल्स को मारेंगे और जो मर्त उत्तक होंगे उनसे क्या करेंगे, अपना भोजन प्राप्त करेंगे, दैट इज ये नेक्रोट्रोप हो जाएंगे। ये विषाक्त पदार्थ और एंजाइम बनाते हैं। बेटा अपने को पता है कि नेक्रोट्रोप मतलब ये क्या करते हैं, सेल्स वगैरह को मारेंगे, ये अगले होस्ट को कहीं ना कहीं मारने की कोशिश करेंगे, तो कुछ तो ऐसा स्रावित करेंगे। तो ये क्या करते हैं, ये एंजाइम बनाते हैं, ये विषाक्त पदार्थ बनाते हैं, और वो कहीं ना कहीं पौधे के उत्तकों को क्या कर देते हैं बेटा, नष्ट कर देते हैं। पौधों के उत्तकों को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। इसमें जैसे कि अपन बात करते हैं, तो नेक्स्ट आता है बोट्रिटिस सिनेरिया। बोट्रिटिस सिनेरिया आ जाएगा, जो कि नेक्रोट्रोप है, जो कि कोई भी होस्ट होता है उसके टिश्यूज को नष्ट करता है और कहीं ना कहीं अपना भोजन प्राप्त करता है। तो बेटा दोनों मैंने देखी, अभी तक कोई भी ऐसा हार्ड लेवल का नहीं था। अभी इसको एक बार मैं समझा रहा हूं, तो एक बार आप इसी मस्ती में रिपीट कर लेना, याद हो जाएगा। प्रकाश के अंधेरे में पौधों का पीला पड़ जाना क्या होता है, इटियोलेशन होता है। नेक्रोट्रोप जो मरते क्या करते हैं, पहले मारते हैं फिर भक्षण करते हैं। बायोट्रोप मतलब जो जीवित को ही खा जाते हैं। तो बेटा ये इतनी सी बात है। अब इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। डिजीज पिरामिड, एक होता है बेटा डिजीज ट्राइंगल और एक होता है डिजीज पिरामिड। तो डिजीज ट्राइंगल समझो, पहले सारे समझ में आ जाएंगे। एक तो यहाँ पर तो आप ऐड कर दो, यहाँ पर तो ऐड कर दो रोगजनक, रोगजनक ऐड कर दो, यहाँ पर होस्ट प्लांट ऐड कर दो, और यहाँ पर इन्वायरमेंट ऐड कर दो, पर्यावरण ऐड कर दो। तो देखिएगा, पर्यावरण, होस्ट और इसके साथ में रोगजनक के मध्य एक संबंध पाया जाता है, एक रिलेशन पाया जाता है। और इसके परिणाम से क्या होता है, इन तीनों में इंटरेक्शन से क्या होता है, रोग उत्पन्न होता है, डिजीज होती है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये कहीं ना कहीं अपने डिजीज ट्राइंगल हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा बेटा, डिजीज ट्राइंगल हो जाएगा, डिजीज ट्राइंगल हो जाएगा, रोग त्रिकोण हो जाएगा। अगर इसमें अपन एक और ऐड कर लेते हैं जिसको अपन समय बोलते हैं, जिसको अपन टाइम बोलते हैं, टाइम और अगर ऐड हो जाता है, ठीक है, कई वैज्ञानिकों ने बताया कि इन तीनों के कारण डिजीज उत्पन्न होती है, तो इसको तो डिजीज ट्राइंगल बना दिया। और इसके बाद में भाई साहब, इसके बाद में क्या बना दिया, पिरामिड भी बना दिया। पिरामिड मेरे हिसाब से इस हिसाब से बनता है। तो आप देख लेना, 1 2 3 4, चार चीजें आ गई। तो यहाँ पर होस्ट को रख दो, यहाँ पर टाइम को रख दो, यहाँ पर इन्वायरमेंट को, यहाँ पर पैथोजन को रख दो, ठीक है। तो ये डिजीज पिरामिड हो जाएगा। एक बार आप और देख लेना कैसे बनता है, मेरे तो माइंड से स्किप है कि पिरामिड कैसे बनता है, स्ट्रक्चर मेरे से थोड़ी कमी बनती है। तो 4 घटक होते हैं, त्रिभुज का मेरे को पता है ऐसे बनता है, और तीनों में क्या होती है, इंटरेक्शन होती है। तो 4 घटक होती है। रोग पिरामिड एक मॉडल है जो कि रोग के विकास के लिए आवश्यक 4 घटकों की क्या करता है, परस्पर क्रिया को क्या करता है, दर्शाता है। जैसे कि बात करते हैं, एक क्या हो जाएगा, ससेप्टेबल होस्ट, जो मैंने होस्ट बताया था ना, वो ही आ जाएगा। इसके बाद में आ जाएगा
वायरुलेंट पैथोजन, जो भी पैथोजन बताया था उसके आगे वायरुलेंट जोड़ दिया। इसके बाद में आता है फेवरेबल इन्वायरमेंट, मतलब जो इन्वायरमेंट बताया था उसके आगे फेवरेबल जुड़ गया, और इसके अलावा टाइम हो गया। मतलब इन चारों की जो इंटरेक्शन होती है इसके द्वारा क्या बनता है बेटा, इसके द्वारा रोग होता है। इसके द्वारा क्या होता है, रोग होता है। तो रोग की प्रगति के बारे में ये चारों बताते थे। डिजीज पिरामिड होता है, समय को हटा दोगे तो डिजीज ट्राइंगल हो जाएगा। इसके बाद में आता है स्क्लेरोसियम। बेटा आपको पता है जो अपने सरसों सॉरी बाजरे में होता है, बाजरे में हरित वाली रोग होता है, ठीक है। अब उसमें अपन बात करते हैं स्क्लेरोसिया बनते हैं, स्क्लेरोसिया बनते हैं। याद होगा अगर 12th क्लास में थोड़ी बहुत भी अच्छे से बायोलॉजी पढ़ी है तो देखिएगा स्क्लेरोसियम क्या है, एक कठोर सघन कवकीय तंतुओं का समूह होता है। किसका समूह होता है, हाइपी का समूह होता है। किसका होता है बेटा, हाइपी का समूह होता है। तो याद रखिएगा स्क्लेरोसियम एक कठोर सघन कवकीय तंतुओं का हाइपी का समूह होता है जो कि विश्राम अवस्था में होते हैं। मतलब ये जो डिजीज होती है, जो हरित वाली जो अपने क्या होती है बेटा, एक हरित वाली होती है, एक कहीं ना कहीं बूंदिया होती है, अर्गट डिजीज होती है, तो वो कहीं ना कहीं किसके द्वारा होती है बेटा, वो कहीं ना कहीं स्क्लेरोसियम के द्वारा फैलती है। किसके द्वारा फैलती है, स्क्लेरोसियम के द्वारा फैलती है। स्क्लेरोसियम क्या होता है, कठोर सघन कवकीय जो तंतु होते हैं उनका समूह होता है, विश्राम अवस्था में होते हैं। कैसे होते हैं, विश्राम अवस्था में होते हैं। यह कवक को प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रखने में क्या करता है, मदद करता है। सॉरी, जो स्क्लेरोसियम है ये क्या करता है, जैसे रोग है। अब बेटा एक चीज समझिएगा, जैसे कि अपनी फसल खड़ी है तो फसल पर ये आराम से रहेगा। कवक क्या करते हैं बेटा, पैरासाइट के रूप में ही तो रहते हैं, तो ये फसल पर तो आराम से रहेगा। फसल की जब कटाई हो जाएगी, फसल की जब कटाई कर लेंगे तो इसके बाद में ये जो प्लांट है, इस प्लांट पर किस रूप में रहेंगे, इस प्लांट पर कहीं ना कहीं वो क्या रहते हैं, इस प्लांट पर, प्लांट तो रहेगा ही नहीं, मतलब पूरा प्लांट हो गया। अब इसके बाद में ये मर्दा में रहेंगे, मर्दा में किसके रूप में जीवित रहेंगे, स्क्लेरोसियम के द्वारा, और रेस्टिंग फेज में रहेंगे, मतलब ये विश्राम करते हुए रहेंगे। ऐसा नहीं कि वहां पर रोग उत्पन्न कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, स्क्लेरोसियम एक प्रकार की संरचना है जो कि कहीं ना कहीं जब रोग नहीं फैलता है तो उस कंडीशन में ये विश्राम अवस्था में रहती है, ठीक है। तो ये स्क्लेरोसियम हो गया। इसके बाद में आता है बेटा नेक्स्ट अपने आता है हाइबरनेशन आता है, जिसको शीत सुषुप्ता कहते हैं। बेटा जीवित जो कुछ जीव ऐसे होते हैं जो कि क्या होते हैं, ठंड में निष्क्रिय हो जाते हैं, ठंड में सक्रिय नहीं रहते हैं, ठंड में वो निष्क्रिय हो जाते हैं, और उनको अपन बोलते हैं हाइब्रेनेशन। मतलब बात करते हैं शीत सुषुप्ता वह अवस्था है जिसमें जीव ठंड के मौसम में निष्क्रिय हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, मतलब पैसिव हो जाते हैं, और उनका चयापचय क्या हो जाता है, धीमा हो जाता है। मतलब बात करते हैं उनका मेटाबॉलिज्म, इनका मेटाबॉलिज्म क्या हो जाता है, धीमा हो जाता है। मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस है वो धीमी हो जाती है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, हिबरनेशन हो जाएगा। बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, शीत सुषुप्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, शीत सुषुप्ता हो जाएगा। वह अवस्था है जिसमें जीव ठंड के मौसम में क्या होता है, निष्क्रिय हो जाता है, और उनका मेटाबॉलिज्म जो है वो क्या हो जाएगी, प्रोसेस धीमी हो जाएगी। इसके साथ में पौध रोगजनकों में या सर्दियों में होता है। किसमें होता है बेटा, सर्दियों में होता है। किसमें होता है, ये कहीं ना कहीं सर्दियों में होता है। रोगजनक मिट्टी, बीज, पौधे के अवशेषों में क्या रहता है, जीवित रहता है, ठीक है। मतलब वो क्या होते हैं, कहीं ना कहीं निष्क्रिय हो जाते हैं सर्दियों की कंडीशन में, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, उसको हिबरनेशन बोलते हैं, मतलब शीत सुषुप्ता कहते हैं। मतलब नाम से भी पता चल रहा है वैसे तो, इस वाले से, हिंदी वाले से, कि शीत सुषुप्ता, शीत की बात करें तो सर्दी में क्या हो जाते हैं, सुषुप्त हो जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में देखिएगा आगे की ओर चलते हैं। आगे नेक्स्ट आता है बेटा डिफ्रेंशिएशन बिटवीन स्मट एंड बंट। क्या आता है बेटा, लूज स्मट। अरे लूज स्मट ऑफ व्हीट सुना है क्या, गेहूं में लूज स्मट होता है बेटा, क्लास को एंड तक लेना। अभी ऐसे नहीं कि अभी पहले ही जज कर लो कि हमारे को ये समझ में आएगी कि नहीं आएगी, पूरी क्लास को लेना। तो अपन बात करते हैं स्मट की बात करते हैं तो स्मट लूज स्मट, बंट की बात करते हैं तो करनाल बंट आता है गेहूं का। अरे करनाल बंट आता है कि नहीं आता है, कि सर बिल्कुल आता है, तो उन दोनों में अंतर देखना है। तो ये जो करनाल बंट है ये किसके द्वारा होता है, ये कहीं ना कहीं जो अपने टिलेटियो जो स्पीसीज होती है उसके द्वारा होती है, टिलेटिया स्पीसीज के द्वारा। और ये किसके द्वारा होती है, स्मट होती है अस्टिलेगो, अस्टिलेगो टीटीसाई, अस्टिलेगो
हॉर्डाई। अस्टिलेगो हॉर्डाई किसमें होता है? जौ में। अस्टिलेगो टिर्टिसाई किसमें होता है? गेहूं में होता है। और टिलेटिया जो स्पीसीज होती है, टिलेटिया जो स्पीसीज होती है उसके द्वारा बंट होता है, करनाल बंट होता है। किस में होता है? ये होता है बेटा अपने गेहूं में होता है। इसके बाद में बात करते हैं, पुष्प के भागों को काले बीजाणुओं में बदल जाते हैं। जो पुष्पीय भाग होते हैं बेटा वहां पर काले काले बीजाणु हो जाते हैं, मतलब स्मट हो जाएगा। बीजों को काले और बदबूदार, मतलब मछली की तरह बदबू आती है बेटा, मछली की तरह बदबू आती है, मतलब बीजों को काले और बदबूदार बीजाणुओं से क्या कर दिया जाता है? भर दिया जाता है। किसमें? करनाल बंट में। इसके बाद में आता है कालिक जैसे सूखे बीजाणु, मतलब इसमें कैसे होते हैं? स्मट में कैसे होते हैं बेटा? काले काले। ब्लैक ड्राई क्या होते हैं? ब्लैक ड्राई स्पोर होते हैं। ब्लैक ड्राई क्या होते हैं बेटा? स्पोर होते हैं। किसमें होते हैं? लूज स्मट में। इसके बाद में बात करते हैं, इसमें मछली जैसी क्या आती है? गंध आती है। किसमें? करनाल बंट के खेत में, मतलब गेहूं में, गेहूं के खेत में जाओगे जहां पर करनाल बंट डिजीज हो रही है तो उस पूरे खेत में किसकी तरह बदबू आएगी? मछली की तरह बदबू आएगी, याद रखिएगा। इसके बाद में आता है एग्जाम्पल की बात करते हैं, लूज स्मट ऑफ व्हीट आ जाएगा, और टुंडू और इसके साथ में स्ट्रिंगिंग या बंट ऑफ, करनाल बंट ऑफ व्हीट लिख लो बेटा, करनाल बंट ऑफ व्हीट। ठीक है बेटा, ये आपको लिखना है बंट में। तो बंट और जो आपके स्मट डिजीज थी, लूज स्मट, इधर करनाल बंट ऑफ व्हीट, दोनों ही किसकी है? व्हीट की डिजीज है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में बात करते हैं बेटा पाउडरी मिल्ड्यू, और क्या आ जाएगा? व्हाइट रस्ट आ जाएगा। बेटा सरसों का सफेद रोली रोग सुना है? सरसों का सफेद रोली रोग सुना है? पाउडरी मिल्ड्यू रोग सुना है? पाउडरी मिल्ड्यू रोग सुना है क्या? इन दोनों में अंतर देखना है। तो अंतर में सबसे पहले किसके द्वारा फैलती है? तो ये एरिसाइपी के द्वारा। देखो, अपने जो पाउडरी मिल्ड्यू होता है बेटा, कौन सी डिजीज होती है? अपनी जो पाउडरी मिल्ड्यू होती है वो किसके द्वारा होती है? वो कहीं ना कहीं अपने एरिसाइपी के द्वारा होती है। और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं, सरसों का सफेद रोली रोग किसके द्वारा होता है? एल्ब्यूगो कैंडिडा। एल्बुगो कैंडिडा के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है बेटा? एल्बुगो कैंडिडा के द्वारा सरसों की सफेद रोली रोग होती है। और कहीं ना कहीं पाउडरी मिल्ड्यू की बात करते हैं तो पाउडरी मिल्ड्यू किसके द्वारा होती है? एरिसाइपी स्पीसीज के द्वारा, या ओडिनियम, ओडिनियम जो स्पीसीज होती है उसके द्वारा ये होती है। मेनली बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ओइडियम, ओइडियम एरिसाइपी। ठीक है, तो एरिसाइपी स्पीसीज के द्वारा क्या होता है? कहीं ना कहीं पाउडरी मिल्ड्यू होता है, और कहीं ना कहीं एल्बिगो कैंडिडा की बात करते हैं तो व्हाइट रस्ट आ जाएगा। इसके साथ में ही बात करते हैं फंगल डिजीज की बात करते हैं, तो फंगल डिजीज है कौन सी? पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू बेटा कौन सी डिजीज है? ये अपने है बेटा फंगल डिजीज, बोले तो कवकीय रोग है। इसके बाद में आता है अपने कि ये किसके द्वारा होता है? ये कहीं ना कहीं जो स्यूडो फंगस होते हैं, मतलब बात करते हैं जो ओमाइसिटी में पाए जाते हैं, ओमाइकोटा में पाए जाते हैं, उसके किसके द्वारा होते हैं? फंगल के द्वारा होते हैं, कहीं ना कहीं कवकों के द्वारा होते हैं। वैसे दोनों ही डिजीज किसके द्वारा होती है बेटा? दोनों ही डिजीज कहीं ना कहीं फंगस के द्वारा होती है। अब बेटा पाउडरी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू क्या होता है? पाउडरी मिल्ड्यू पत्ती की ऊपरी सतह पर होता है, पाउडर जमा होता है। डाउनी मिल्ड्यू क्या होता है? पत्ती की निचली सतह पर क्या होता है? अपने जमा होता है। पर वो यहाँ पर तो व्हाइट रस्ट है, तो देखिएगा पत्तियों, तनों, फूलों पर ऊपरी सतह पर क्या होते हैं? सफेद चूर्ण होता है। पत्तियों की निचली सतह पर क्या होते हैं? फुंसी जैसे उबार होते हैं। फुंसी जैसे क्या होंगे? उबार होंगे निचली सतह पर। अगर बात करते हैं तो पाउडरी उसकी सफेद रोली रोग की बात करते हैं, व्हाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड की बात करते हैं। हवा द्वारा फैलने वाले कोनेडिया से फैलता है। अगर इस डिजीज की, पाउडरी मिल्ड्यू की बात करें कि ये कैसे फैलती है, तो ये कोनेडिया के द्वारा फैलती है, और ये पानी और हवा के द्वारा फैलती है। बात करते हैं लौकी वर्गीय फसलों में, आम में, मटर में ये पाया जाता है, और ये सरसों में पाया जाता है। सरसों का सफेद रोली रोग जो कि किसके द्वारा होता है? एल्ब्यूगो कैंडिडा के द्वारा होता है। जो एल्ब्यूगो है वो क्या बेटा? ऑब्लिगेट पैरासाइट है, याद रखना। इसके पास में कोई विकल्प नहीं है, इसके पास में कोई विकल्प नहीं है, मतलब ये क्या है बेटा? अविकल्पी है, ऑब्लिगेट पैरासाइट है। और इसको अपन किस नाम से जानते हैं? इसको अपन जानते हैं बेटा ऑब्लिगेट पैरासाइट के नाम से, एल्ब्यूगो को। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है गेहूं का करनाल बंट रोग कौन सा आता है बेटा? गेहूं का करनाल बंट आता है टिलेटिया इंडिका। अभी अपन ने बात की थी टिलेटिया स्पीसीज के द्वारा होती है, तो इसका कोजुअल ऑर्गेनिज्म क्या याद रखना है?
कॉजुअल ऑर्गेनिज्म। बेटा अब इन डिजीज के बारे में मैं आपको जनरली ऐसे बताऊंगा कि खेत में कैसे रोग होता है इनमें, ठीक है। तो सबसे पहले कौन फैलाता है, टिलेटिया इंडिका, जो कि क्या है बेटा, कवक है, कवक जनित बीमारी है। क्या है, कवक के द्वारा होती है, कवक जनित बीमारी है। गैस पेपर जब लेकर आऊंगा, वन शॉट जब लेकर आऊंगा, इनका कॉमन भी बताऊंगा कि कवकों का कैसे करते हैं, बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली डिजीज का कैसे करते हैं, वायरस का कैसे करते हैं, सभी का बताने वाला हूं। तो देखिएगा सबसे पहले आता है अपने गेहूं का करनाल मंट, टिलेटिया इंडिका के द्वारा होता है, जो कि क्या है, फंगस है, कवक है। नेक्स्ट आता है, ये कहीं ना कहीं पहली बार इसके बारे में पता चला था नहीं, इस बंट डिजीज का, तो ये हरियाणा में पता चला था, इसलिए हरियाणा का भी कहां पर, करनाल में, तो इसको करनाल बंट नाम दे दिया गया। इसके बाद में बात करते हैं, इसके भारत में उत्तरजीविता की बात करते हैं, तो रोगजनक जो मिट्टी में टीलियोस्पोर के द्वारा क्या होते हैं, कई साल तक जीवित रहते हैं। बात करते हैं कि करनाल बंट किसके द्वारा जीवित रहते हैं भारतीय मृदाओं में, तो टीलियोस्पोर बीजाणु के द्वारा होते हैं। बीज, पौध और अवशेषों और मिट्टी में ये क्या रहता है, ये कहीं ना कहीं जीवित रहता है, और कहीं ना कहीं शीतल और नम वातावरण में क्या करता है, ये अटैक करता है अपने प्लांट पर, क्योंकि गेहूं क्या है, सर्दियों की फसल, तो ये शीतल और ठंडे वातावरण में क्या करता है, कहीं ना कहीं अटैक करता है। इसके बाद में लक्षण में मैंने याद रखना बेटा कि इसमें क्या होती है, इसमें कहीं ना कहीं मछली की तरह बदबू आती है, और जो संक्रमित भाग होते हैं वहां पर काले चूर्ण जैसा बीजाणु समूह बन जाता है, और वहां से बदबू आती है, मछली की तरह बदबू आती है, और ये गैस जो गंध आती है वो कहीं ना कहीं ट्राइमिथाइल एमाइन के द्वारा होती है। तो बेटा याद रख लेना, इसको पूछा जा सकता है, कोई भी बड़ी से बड़ी एग्जाम हो उसमें पूछा जा सकता है कि जो अपने मछली की तरह बदबू आती है अपने गेहूं के खेत से, वो किसके कारण होती है, वो ट्राई मिथाइल किसके द्वारा होती है, अमाइन गैस के कारण होती है, ट्राई मिथाइल अमाइन गैस के कारण होती है। इसके बाद में आता है कंट्रोल मेजर्स, क्या आता है बेटा, कंट्रोल मेजर, तो सबसे पहले आती है कल्चरल, सस्य संबंधी विधियां। कल्चरल में क्या करते हैं, रेसिस्टेंट वेराइटीज उगाते हैं, इसके साथ में रोग मुक्त बीज का हो गया, इसके साथ में ही अपन क्या करते हैं, संक्रमित पौध अवशेषों को क्या कर देते हैं, जला देते हैं, गर्मियों में गहरी जुताई करते हैं। तो ये अपन उपाय किसमें अपनाते हैं, ये कॉमन तरीके से मैं आपको बताऊंगा, पर यहाँ पर भी अलग से लिखा हुआ है। केमिकल में कार्बोक्सिन विटावेक्स अपन किसके लिए लेते हैं, कवक को नष्ट करने के लिए लेते हैं, तो कवक के द्वारा ही तो ये डिजीज होती है, ठीक है। तो इसके बारे में तो कॉमन बता दूंगा, आपको मैनेजमेंट नहीं पढ़ना है। इसके बाद में चलते हैं, मछली की जैसी क्या होती है, बदबू आती है, और कहीं ना कहीं दानों में काले चूर्ण वाले क्या बन जाते हैं, बीजाणु बन जाते हैं। इतना याद रखना, ट्राइमिथाइल एमाइन के द्वारा क्या आती है, इसमें बदबू आती है। शीर्षारंभी क्षय रोग क्या है, मतलब बात करते हैं, तो ये क्या होता है बेटा, कहीं ना कहीं रोज डाइबैक के बारे में अपने को पढ़ना है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले डाइबैक क्या है, और डाइबैक जो अपने रोज में जो डाइबैक होता है, जो गुलाब में डाइबैक होता है, कौन से में होता है बेटा, गुलाब में डाइबैक होता है, उसके बारे में आपको बताना है। तो बेटा गुलाब का डाइबैक जो डिजीज होती है, अब जैसे कि करनाल बंट में आपको समझ में आया बेटा, इतनी छवि अगर बन गई है तो आप अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ में पढ़ रहे हो। जो टिलेटिया इंडिका है उसके द्वारा होता है, कवक के द्वारा होता है, मतलब वो कवक है। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं, तो ये क्या है, टीलियोस्पोर के द्वारा क्या होता है, जीवित रहता है, और इसके साथ में ही इसके खेत से कहीं ना कहीं मछली की तरह बदबू आती है, और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं तो वो ट्राइमिथाइल एमाइन के कारण आती है, और इनमें क्या होता है, दानों की जगह क्या बढ़ जाते हैं, काले चूर्ण वाले बीजाणु बन जाते हैं। इतनी छवि बन गई तो आप बेटर कहीं ना कहीं इस क्लास को ले रहे हो, और इसका फायदा बढ़िया तरीके से हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो बेटा अब से आप शुरू कर दो, इतनी चीजें क्लियर होनी चाहिए। मैं अभी पूछूंगा कि इसमें क्या हुआ आपको, ठीक है। तो शीर्षारंभी, रोज डाइबैक के बारे में बताना है, डाइबैक क्या होता है इसके बारे में बताना है। बेटा डाइबैक का मतलब क्या होता है, डाई का मतलब उल्टा समझ लो, उल्टा सूखने वाला, या ऐसे मान लो शीर्ष से सूखने वाला, मतलब नीचे से सूखने की जड़ से सूखने वाला होता है, एक क्या होता है ऊपर से सूखता हुआ आता है। तो देखो शीर्षारंभी से वह होता है जिसमें टहनियां और शाखाएं ऊपर से नीचे की ओर सूखने लगती है, ऊपर से सूखना शुरू होगी, नीचे की ओर आएगी, दैट इज डाइबैक, दैट इज डाइबैक। तो बेटा ये याद रखना कि डाइबैक की बात करते हैं जब टहनियां, जब शाखाएं ऊपर से सूखती हुई नीचे की ओर आती है तो उसको क्या कहते हैं, डाइबैक कहते हैं। इसके बाद में आता है गुलाब में, ये मुख्यतः होता है, गुलाब में किसके द्वारा होता है बेटा, ये कहीं ना कहीं डिप्लोडिया
जो डिप्लोडिया जो रोजेरम है वो कहीं ना कहीं किस में फैलाता है, रोज में डाइबैक फैलाता है। तो ये किसके द्वारा है, कवक जनित बीमारी है। कौन सी है बेटा, कवक जनित बीमारी है, मतलब कवक के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है, कैजुअल ऑर्गेनिज्म क्या है बेटा इसका, डिप्लोडिया रोजेरम। क्या हो जाएगा, डिप्लोडिया रोजेरम हो जाएगा, और ये रोज में डाइबैक फैलाता है, और इसका कैजुअल ऑर्गेनिज्म हो जाएगा रोज डाइबैक। क्या होता है इसमें, जो रोज होता है, जो गुलाब होता है, ऊपर से लेकर नीचे की ओर सूखता हुआ आता है, इसको रोज डाइबैक कह देते हैं। और डाइबैक पूछ ले तो ऊपर से नीचे तक सूखता हुआ जो रोग आता है, जिस रोग में ये लक्षण दिखाई देते हैं, उसको डाइबैक कहते हैं। लक्षण वगैरह सारी चीजें क्लियर होगी। डिप्लोडिया रोजेरम के द्वारा होता है, कवक के द्वारा होता है, बस इतनी चीजें याद रखो। इसके बाद में देखो आगे की ओर अपन बात करते हैं बेटा, टहनियां और शाखाओं ऊपरी सिरे से सूखना भी अपन ने बात कर ली। इसके बाद में तनों पर काले बुरे धब्बे दिखाई देने लगते हैं, और कहीं ना कहीं पत्तियां पीली होकर सूखने जड़ने लगती है। अरे बेटा सूखने लगेगा तो सूखेगी कब, पहले पीली पड़ेगी, फिर सूखेगी, फिर जड़ेगी, ठीक है। और पूरी शाखा मर जाती है। अरे सूखने की बात कर रहे हैं तो पूरी शाखा मरेगी ही मरेगी। तो इतने तो माइंड में आपके ख्याल आने चाहिए कि ऊपर से लेकर नीचे तक सूखेगा तो क्या होगा, ठीक है। तो ये सिम्टम हो गए, और इसके साथ में इसका मैनेजमेंट मैं कॉमन तरीके से बता ही दूंगा, क्योंकि ये भी कवक है और वो भी कवक है। इसके बाद में देखिएगा आगे की ओर चलते हैं। आगे अपने आती है बेटा नेक्स्ट, नेक्स्ट डिजीज आती है कद्दू वर्गीय जो अपने होते हैं, तो उनमें मूलगांठ होती है बेटा। कौन सी होती है, मूलगांठ होती है। और मूलगांठ को रूट नॉट के नाम से जानते हैं बेटा। ऐसी कोई भी डिजीज दे देना आपको, रूट नॉट वगैरह, तो इनको आप सीधा सा एक समझना, उसको आपको समझना है बेटा। क्या समझना है, उसको समझना है कि वो डिजीज कहीं ना कहीं किसके द्वारा हो रही है, वो कहीं ना कहीं निमेटोड के द्वारा हो रही है, वो सूत्रकृमि के द्वारा हो रही है। वो निमेटोड के द्वारा हो रही है, वो कहीं ना कहीं सूत्रकृमि के द्वारा हो रही है। तो देखिएगा रूट नॉट डिजीज की बात करते हैं, तो यह रोग कहीं ना कहीं मूल गांठ सूत्रकृमियों के कारण होती है। रूट नॉट जो निमेटोड्स होते हैं, याद रखिएगा, निमेटोड्स के कारण ये डिजीज होती है। रूट नॉट जड़ों में गांठे बन जाना किसके द्वारा होता है, सूत्रकृमियों के द्वारा होती है। मिलोइडी गाइनी इनकॉग्निटा और मिलोइडी गाइनी जवानिका, दो याद रखना, मिलोइडी गाइनी इनकॉग्निटा, मिलोइडी गाइनी जवानिका, ये दो स्पीसीज है। ये दो स्पीसीज है जो कि क्या करती है, जो कहीं ना कहीं रूट नॉट डिजीज कॉज करती है। रूट नॉट डिजीज कॉज करती है। अरे कौन सी करती है बेटा, रूट नॉट डिजीज कॉज करती है। और ये कहीं ना कहीं एंडोपैरासाइटिक सूत्रकृमि होते हैं, जड़ों में प्रवेश करके क्या होते हैं, सूजन गांठे उत्पन्न करते हैं। गाल्स अपन बात करते हैं, गांठे किसको बोलते हैं बेटा, गाल्स को बोलते हैं। इसमें एक चीज याद रखना बेटा, अब आपको मैं इतना आपको बता सकता हूँ बेटा, इतना आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि आपकी चाहे उम्र कितनी हो, आप में कितना ही नॉलेज हो कि नहीं हो, पर अगर आप एक डेडिकेशन के साथ में कहीं ना कहीं स्टडी करते हो ना, तो आपकी सारी चीजें आने वाले 6 महीने में सारी इंटरेक्ट होकर सारी माइंड में होगी। सब कुछ आप, ये नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि आप कहीं ना कहीं पैथोलॉजी को हार्ड मानो, जीपीपी को हार्ड मानो, मैथ को, स्टैटिक्स को, इंग्लिश को, इकोनॉमिक्स को, इंजीनियरिंग को, ये सारी सब्जेक्ट्स आपके लिए इजी है। और मैं बता सकता हूँ, आप मेरे को बता दो कि बेटा सभी इंसानों में माइंड एक समान होता है। कहीं भी आप धर्म पर विश्वास करते हो तो धर्म में भी यही लिखा हुआ है, सभी के कहीं ना कहीं माइंड में क्या है, माइंड एक ही तरह का है। पर फिर भी अपन कोई हार्ड मानता है, कोई क्या मानता है, तो बेटा मैं मानने का फर्क मानता हूँ। आपको मानना कभी भी है तो क्या मानना है कि मैं कर सकता हूँ। कभी भी खुद के माइंड को डिमोटिवेट नहीं करना है, कभी भी नेगेटिविटी नहीं देना है। बेटा क्या चीजें आ रही है, अब यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एओ में, डब्ल्यू में, प्री पीजी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। एंडोपेरासाइटिक क्या होते हैं, एंडोपेरासाइटिक क्या होते हैं। अब बेटा यहाँ पर क्वेश्चन पूछ ले कि ये क्या एंडोपेरासाइटिक है क्या, अब इसको दे देगा आपको मिलोइडोगाइनी इनकॉग्निटा दे देगा। अभी ये एंडोपेरासाइटिक है या फिर क्या है बेटा, 2-3 तरीकों से आप पता कर सकते हो। अगर माइंड एक्टिव है तो, और माइंड कहीं ना कहीं रील्स के द्वारा डीएक्टिवेट हो चुका है, तो वो एक्टिवेट होने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, वो भी आप चाहोगे तो। देखिएगा इसमें क्या होता है, कहीं ना कहीं निमेटोड होता है। निमेटोड क्या करेगा, एंडो, और एक एक होता है एक्सो। एक्सो का मतलब बाहर होता है, एंडो का मतलब अंदर होता है। तो गांठें उत्पन्न कहां करेगा, अंदर की ओर करेगा। अंदर की ओर गांठें उत्पन्न करेगा तो बेटा इससे क्या होगा, एंडोपैरासाइटिक, मतलब ये अंदर प्रवेश कर रहा है। एक्सोपैरासाइटिक मतलब वो सतह पर रहता है। तो याद रखिएगा ये क्या है, एंडोपैरासाइटिक है। और भारत में ये क्या होता है, अंडो या लार्वा के रूप में क्या होता है, गांठों के अंदर मिट्टी में स्वतंत्र रूप, या तो गांठों के
अंदर जीवित रहेगा या फिर मिट्टी में रहेगा, स्वतंत्र रूप से क्या रहेगा, जीवित रहेगा। इसके साथ में 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड और जो नम मिट्टी होती है ना उसमें कहीं ना कहीं ये अच्छे से विकास कर पाता है, अच्छे से जा पाता है। लगातार कद्दू वर्गीय फसलों की खेती पर इनका प्रकोप क्या हो जाता है बेटा, प्रकोप बढ़ जाता है। इनका प्रकोप क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। सिम्टम की बात करते हैं, जड़ों पर गांठें और गुलतियां बनती है और अनियमित रूप से ये क्या होती है, सूजी हुई होती है। मतलब क्या बनती है, गाल्स बनती है। इसके बारे में तो बता दिया क्यों बनती है, एंडोपैरासाइटिक होता है, ये जाकर कहीं ना कहीं गांठें उत्पन्न करता है। और एंडोपैरासाइटिक कौन कौन से हैं, कद्दू वर्गीय फसलों में है। और गांठें बन जाती है, सूजन आ जाती है और बाहर रहेंगे, मर्दा में रहेंगे तो स्वतंत्र रूप से रहेंगे। इतने याद हो गए। इसके बाद में देखो, फलन कम होता है, उपज क्या होती है, घटने लगती है, पौधे बौने हो जाते हैं, पीले होने लगते हैं और दोपहर में मुरझाने लगते हैं। तो ये इसके सिम्टम्स हो जाएंगे। ठीक है बेटा। अब मेरे हिसाब से, अरे इसमें क्या है बेटा, अब मेरे को अगर दे दें तो मैं इसमें 2 पेज आराम से भर सकता हूँ और मेरे में आप में कोई फर्क नहीं मानता हूँ, कोई फर्क नहीं है। बस इतना है, मैंने मान लिया कि मैं आराम से आपको समझा सकता हूँ, आराम से आपको पढ़ा सकता हूँ। ये आपने माना नहीं और आप सामने खड़े नहीं, इतना ही फर्क है और कोई भी फर्क नहीं। ठीक है। तो देखिएगा बेटा, हाँ अब ये नहीं है कि सर आज ही हम आ जाए और आज ही आकर बस सामने खड़े होकर हमने मान लिया ना। अरे बेटा मानने से नहीं होता है, थोड़ा बहुत हार्ड वर्क भी करना पड़ता है, कुछ अलग करने के लिए और कुछ यूनिक करने के लिए। तो ऐसा तो हर कोई कर लेगा, हर कोई मान लेगा, हर कोई खड़ा हो जाएगा, उसके लिए थोड़ा हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा। ठीक है। मतलब एक बड़ी सोच के साथ साथ में बड़ा कार्य करोगे तब हो पाएगा कुछ। तो देखिएगा इसमें क्या होता है, फलन कम होता है और उपज क्या हो जाती है, घट जाती है। तो ये क्या होता है, रूट नोट होता है। किसका होता है, कुकुम्बर का होता है। इसके जो अपन निमेटोड्स को कंट्रोल की बात करते हैं तो निमेटोड के कंट्रोल का मैं अलग से क्या बता दूंगा, मैनेजमेंट बता दूंगा, कॉमन बता दूंगा। 1% नंबर नहीं कटेगा, इतने में गारंटी के साथ में कह सकता हूँ। इसके बाद में अपन बात करते हैं बेटा आगे की ओर। बेटा मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, मेरी जो आगे की डिग्री चल रही है, जो हायर एजुकेशन है, वो कहीं ना कहीं प्लांट पैथोलॉजी से चल रही है। किससे चल रही है बेटा, प्लांट पैथोलॉजी से चल रही है। तो मैं कभी कभी वहां पर जब एमएससी की एग्जाम देने जाता हूँ, वहां पर क्या हो गया, पहले तो ये थ्योरेटिकल लगते थे, तो थ्योरेटिकल में भी यही सारी चीजें आती थी जो बीएससी एग्रीकल्चर में पढ़ी और जो भी अपने लोअर में पढ़ी। और इसके साथ में अब की बार का जो सेमेस्टर का एग्जाम लगा, वो सेमेस्टर का एग्जाम आया ऑब्जेक्टिव। अब बेटा उसमें वायरस में क्वेश्चन आए तो इतने इजी इजी क्वेश्चन जो अपन सोच भी नहीं सकते। मतलब अगर अपना बेस मजबूत हो जाता है ना बेटा, अपन सोच भी नहीं सकते, उतने अपने को मजा आएगा आगे की ओर कि हाँ बहुत अच्छा किया। फिर मेरे को वो नोट्स याद आते हैं मेरे वाले, मैंने जो बना कर रखे हैं, कि वो नोट्स बहुत शानदार थे। और कहीं ना कहीं उस टाइम मैंने उन नोट्सों को टाइम दिया है, तो वो कहीं ना कहीं आज मेरे लिए बहुत काम। ठीक है। तो आज अगर आप इनको टाइम दोगे ना, तो कल आपको ये टाइम देंगे। मेरे को वहां पर बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। आसपास में जितने भी थे वो कहीं ना कहीं लग रहे थे, पढ़ने के लग रहे थे। और मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ बेटा, 75 क्वेश्चन थे, सॉरी 100 क्वेश्चन थे और 100 में से 75 क्वेश्चन करने थे। और 75 क्वेश्चन में जो आंसर लग रहा था ना, वो आंसर लग रहा था ऐसे। ठीक है। और अभी तो उस पेपर को दी हुई है कल, हाँ कल ही उसका 20 तारीख को पेपर लगा। 20 तारीख को पेपर लगा, 2 घंटे का टाइम था और लगभग शुरू में जो इन्फॉर्मेशन वगैरह पढ़ने में टाइम लग गया और बाकी 45 मिनट में पूरा पेपर कर दिया, पूरा एज इट इज। और आसपास में मेरे कोई भाई भी थे, जानकार थे, तो उनको वगैरह को थोड़ा बताने में, और फिर वो क्या हो गई, वहां से कंप्लीट हो गई ओनली ऐसे मान लो कि 30 मिनट में। और ये कब हो पाता है, ये जब हो पाता है जब अपन सारी चीजें कहीं ना कहीं ब्रॉड लेवल से सोचते हैं। वहां पर मैं नहीं मान सकता कि सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं अपने ऑथेंटिक आए, फैक्ट वाले हैं। कुछ अपने को क्या करने होते हैं, कुछ अपने को पढ़कर भी आंसर देने पड़ते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। जो कि कहीं ना कहीं कोई डेटा के क्वेश्चन नहीं। ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं आगे की ओर। तो मैं आपको इतना विश्वास दिला सकता हूँ कि आप अगर मेहनत करोगे ना, आप कहीं पर भी नहीं जाओगे, यहाँ पर भी अगर पॉजिटिविटी के साथ में मेहनत करोगे ना, बस माइंड में टारगेट एक होना चाहिए। आप सोचो कि सर अभी लाइफ में एंजॉय भी कर लेता हूँ, अभी ये भी कर लेता हूँ, वो भी, मुंह मारने वाली आदत हो जाती है। एक काम करना है, जो भी काम करना है डेडिकेशन उसके साथ में लगाना है और साइड के काम। ठीक है। हाँ उसके साथ में इस काम के लिए उनको कॉम्प्रोमाइज मत करो। हाँ वो चल रहे हैं आपके साथ में, कैसे भी आप कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, पर उनकी वजह से आप जो काम कर रहे हो, जो मेन कार्य कर रहे हो, उसको कॉम्प्रोमाइज कभी भी मत करना। अब इसके बाद में अपन चलते हैं, नेक्स्ट आता है आपको एप्पल के बारे में बताना है। किसके बारे में देखना है, एप्पल का जो पाउडरी मिल्ड्यू है उसके बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है, एप्पल का पाउडरी मिल्ड्यू। अब बेटा लक्षण तो इसको शुरू में ही हो गए, अरे लक्षण तो बिना पढ़े ही क्लियर हो गए कि सर कैसे हो गया, हमारे को समझा तो दो, मैं समझा देता हूँ। एप्पल का जो पाउडरी मिल्ड्यू होता है उसमें क्या होता है,
जैसे कि अपने सेब है, क्या है बेटा, सेब है, और उस सेब में पाउडरी मिल्ड्यू की बात करते हैं तो पाउडरी मिल्ड्यू का भी मैंने बताया था एरिसाइपी वगैरह के कारण होता है। अब एरिसाइपी के कारण ये हो रहा है तो अपने को पता है पाउडर मिल्ड्यू में क्या होता है, पाउडर बनता है, पाउडर बनता है, और पाउडर बनता है तो वो ऊपरी सतह पर बनता है। कैसे, ऊपरी सतह पर बनता है, और ऊपरी सतह से वो क्या हो जाएगा, ऊपरी सतह से वो बढ़कर फिर वो दूसरे प्लांट में चला जाएगा। सफेद सफेद पाउडर नुमा संरचना बनती है, सीधे से लक्षण है। अब देखो कैजुअल ऑर्गेनिज्म किसके द्वारा होता है कि सर आपने तो वहां पर बताया एरिसाइपी के कारण होता है, पर बेटा अपन बात कर रहे थे उस टाइम मैंने 2-3 आपको स्पीशीज का नाम लिया था, उसके अलावा एक और है जो पोडोस्पोरा है, पोडोस्पेरा है, और इसके साथ में ही ल्यूकोट्रिका है। ये भी क्या होता है, ये कहीं ना कहीं एप्पल में, ये एप्पल में क्या करता है, ये बेर में पाउडरी मिल्ड्यू वगैरह वो तो क्या करता है, वो वाली एरिसाइफी वाली करती है, और ये कहीं ना कहीं किस में करती है, ये जो पोडोस्पोरा और ल्यूकोट्रिकिया है ये किस में करता है बेटा, ये कहीं ना कहीं अपने एप्पल में क्या करता है, पाउडरी मिल्ड्यू करता है। तो पहला याद रखना पोडोस्पेरा, पोडो स्पेरा, इसके साथ में ल्यूकोट्रिका, ल्यूकोट्रिका, पोडोस्पेरा, ल्यूकोट्रिका। अब इसमें याद नहीं होगा सर, कैसे याद नहीं होगा, बोलो देखिए, पोडोस्पेरा ल्यूकोट्रिका, पोडोस्पेरा ल्यूकोट्रिका, ठीक है, ऐसे बार बार याद करोगे आराम से याद हो जाएगा। और यह एक क्या है, अनिवार्य परजीवी है जो कि सेब के नवीन भागों को क्या करता है, प्रभावित करता है, जो यंगेस्ट टिश्यूज होते हैं उनको प्रभावित करता है। नई पत्तियां, कली, कोमल टहनियों पर सफेद चूर्ण जैसी परत दिखाई देती है, पाउडर मिल्ड्यू के लक्षण यही है। और पत्तियां मुड़ जाती है, सिकुड़ जाती है, और संक्रमित कलियां नहीं खुल पाती है, पौधे का विकास रुक जाता है, और अगले वर्ष कहीं ना कहीं पुनः संक्रमण हो जाता है, तो ये पाउडर मिल्ड्यू हो जाएगा, इसके लक्षण हो जाएंगे। ठीक है, इसके डायग्राम भी बना सकते हो, पत्ती पर आप सफेद सफेद पाउडर नुमा संरचना बना देना, पेंसिल वगैरह लेकर जाना। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे अपने आता है फेवरेबल कंडीशन इसके लिए रहती है, ठंडा और शुष्क मौसम, वायु संचार होना चाहिए, और ये अच्छे से अपनी वृद्धि कर लेगा। अब इसका जो कवक के द्वारा होता है तो कवकों का जो मैनेजमेंट होगा उस टाइम में आपको बता दूंगा, उसको आप लिख लेना अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आएगा जो मैनेजमेंट वाला कॉमन वाला बता रहा हूँ। ठीक है, और आपका प्यार और सपोर्ट आएगा, आपकी कहीं ना कहीं डिमांड आएगी, उसके अकॉर्डिंग ही आएगा, ऐसा नहीं कि ऐसे ही आ जाएगा। तो देखिएगा आगे आता है अपने मस्टर्ड का अल्टरनेरिया ब्लाइट, बोले तो सरसों का अल्टरनेरिया अंगमारी, क्या आ जाएगा बेटा, अल्टरनेरिया अंगमारी आ जाएगा, अल्टरनेरिया ब्लाइट आ जाएगा। ये कहीं ना कहीं किसके द्वारा होता है, अल्टरनेरिया ब्रेसिकेसी, किसके द्वारा होता है, कवक जनित हो रही है, अल्टरनेरिया ब्रेसिकेसी के कारण हो रहा है। किसके कारण हो रहा है बेटा, अल्टरनेरिया ब्रेसिकेसी के कारण हो रहा है। कौन सा, अल्टरनेरिया ब्लाइट, अल्टरनेरिया ब्लाइट मस्टर्ड का। ठीक है, ये कहीं ना कहीं किसको, ये कहीं ना कहीं सरसों के पत्तों को बेटा ब्लाइट, ब्लाइट का मतलब क्या होता है, झुलसना मुरझाना, क्या होता है, झुलसना मुरझाना। कौन से, ऊपर वाले जो फोलियर पार्ट है, फोलियर पार्ट कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, मुरझा जाएगा। जैसे कि बात करते हैं पत्ते और फली और कहीं ना कहीं तने क्या होते हैं, इससे प्रभावित होते हैं। और टिपिकल सिम्टम की बात करते हैं तो पत्तियों पर छोटे, गोल और अनियमित काले रंग के क्या होते हैं, धब्बे बनते हैं। क्या बनते हैं, धब्बे बनते हैं, और कहीं ना कहीं ये धब्बे बढ़ते हैं और भीतर गोल गोल रिंग्स बनती है जिनको टारगेट स्पॉट कहते हैं। पत्तियां पीली होकर सूख जाती है, पहले झड़ जाती है, पत्तियां मुरझा जाती है, तो ये सारी चीजें आपको क्या करना है, लिखना है। और जो फलियां होती है, फलियों पर काले दाग बनेंगे, और इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, इसको अपन बोलेंगे पोड ब्लाइट। मतलब ये क्या होता है, पोड पर क्या बन रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सिम्टम दिखाई दे रहे हैं। जब तनों पर ये दाग बनते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, स्टेम ब्लाइट बोलते हैं। ये आपको अच्छे से याद रखना है। जैसे कि यहाँ पर ये पत्ती है, यहाँ का पहले तो झुलसेगा, झुलसने के बाद में यहाँ पर क्या बन जाएगा, वह स्पॉट बन जाएगा, तो इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, स्टेम ब्लाइट बोलते हैं। ठीक है, और पत्ती पर बनता है तो लीफ स्पॉट बोलते हैं। अब इनके मैनेजमेंट की बाद में बात करेंगे। अल्टरनेरिया ब्रेसिकेसी कवक, याद रखना क्या होता है, धब्बे बन जाते हैं और कहीं ना कहीं ब्लाइट हो जाती है, वहीं पर मुरझा जाते हैं, और कहीं ना कहीं ऊपर की जो परत है वो ज्यादा प्रभावित होती है, फोलियर स्प्रे वाला जो पार्ट है वो ज्यादा प्रभावित होता है। और मैनेजमेंट की 1% टेंशन आपको नहीं लेनी है, कॉमन में आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे की ओर। आगे आता है बेटा ग्रेप डाउनी मिल्ड्यू। ये क्या होता है, पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू क्या होता है, ऊपरी सतह पर होता है। डाउनी मिल्ड्यू क्या होता है, निचली सतह पर क्या होता है, कपाशीय वर्दी होती है। निचली सतह पर कपाशीय वर्दी नुमा संरचना दिखाई देती है, रुई की जैसी, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, डाउनी मिल्ड्यू कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, डाउनी मिल्ड्यू कहते हैं। ऊपरी सतह पर पीले
ऊपरी सतह पर पीले तेल जैसे चकते बनते हैं, तेल धब्बे कहते हैं। बेटा मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर को लिखना है निचली सतहों पर। क्या लिखना है, निचली सतह पर लिखना है। यहाँ पर क्या लिखोगे, निचली सतह पर। चकते तो बनते होंगे, पर इसके साथ में ही चकते तो ऊपर वाली पर भी बन जाते हैं। कपासी वर्दी कहाँ पर दिखाई देती है, नीचे दिखाई देती है। तो ये वाली लाइन बाद में आप ऐड करना, ये वाली लाइन अगर ऐड भी करो तो बाद में, पहले वाली ये कि कपास की जो सॉरी अपने जो भी पौधा है जिसमें भी अपन जैसे ग्रेप्स में बात कर रहे हैं, तो उसकी निचली सतह पर कपासी वर्दी नुमा संरचना दिखाई देती है। और इसके साथ में ये धब्बे बढ़कर कैसे हो जाते हैं, कहीं ना कहीं भूरे हो जाते हैं, और इसके साथ में ही पत्ती खराब हो जाती है। ये वाली लाइन आप पहले लिखना। पत्तियों की नीची सतह पर क्या होता है, सफेद दूसरे रंग की फफूंदी दिखाई देती है, मतलब मैंने कहा था कपास के जैसे, तो वो वाली लाइन भी आप लिख सकते हो। तो ये वाली लाइन सबसे पहले लिखना बेटा, ठीक है। और इसके साथ में भूरे और सिकुड़ जाते हैं जो फल होते हैं, अगर जिस पर फल भी लगे हुए हैं तो वो भूरे होकर क्या हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, ठीक है। फल क्या हो जाते हैं, पत्तियां क्या हो जाती है, जल्दी से गिर जाती है। तो ये अपने क्या हो जाएगा बेटा, ये अपने कहीं ना कहीं अंगूर में हो जाएगा डाउनी मिल्ड्यू, निचली सतह पर सफेद जो कपाशीय वर्दी है वो दिखाई देती है। और रोगजनक की बात करते हैं तो प्लाज्मोफेरा विटिकोला क्या हो जाएगा बेटा, प्लाज्मोफेरा विटिकोला, ये आपको याद रखना है। प्लाज्मोफेरा विटिकोला क्या आ जाएगा बेटा, ये कहीं ना कहीं ये क्या है, फंगस है, ये क्या है, कवक है। ये क्या है बेटा, कवक है। और ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है, जो प्लाज्मोफेरा विटिकोला है बेटा, ये क्या है, प्लाज्मोफेरा अपने ऑब्लिगेट है। ऑब्लिगेट की बात करते हैं, इसके पास में दूसरा विकल्प नहीं है भाई साहब, अंगूर है तो अंगूर ही है, मेरे को दूसरा अंगूर के प्रति ये क्या है, लोयल है, इसको और किसी की नीड नहीं है। मतलब बात करते हैं तो प्लाज्मोफेरा विटिकोला आ जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं डिजीज साइकिल की बात करते हैं, तो डिजीज साइकिल में देखो सबसे पहले कवक अपने जीवन चक्र सर्दियों में पत्तियों की निचली सतह और इसके साथ में मिट्टी में ओस्पोर के रूप में क्या रहता है, जीवित रहता है। मतलब अगर बात करते हैं अपने, ये सर्दियों में जीवित कैसे रहता है, तो जीवित रहता है भाई साहब ये पत्तियों की निचली सतहों पर या मिट्टी में ओस्पोर के रूप में जीवित रहता है। और कहीं ना कहीं वसंत ऋतु जैसे ही आएगी, ओस्पोर जो है, ये ओस्पोर क्या होंगे, जीवित होकर स्पोरेंगिया बना लेंगे, और कहीं ना कहीं जो कि क्या करेंगे, जूई स्पोर छोड़ेंगे। और इसके साथ में जूई स्पोर को पानी की परत पर तैरते हुए पत्तियों और टहनियों में क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। मतलब पानी पर क्या करेंगे, तैरेंगे, तैरते हुए पानी के साथ में किस पर चले जाएंगे, ये अपने अंगूर की पत्तियों पर चले जाएंगे। पत्तियों के द्वारा क्या होंगे, ये प्रवेश करेंगे। और कवक संक्रमित पत्तियों जैसे कि इस जो स्पोरेंगियोस्पोर्स होते हैं, जो स्पोरेंगिया बनते हैं, वो कहीं ना कहीं सफेद धुंधली परत के रूप में क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। ठीक है, तो संक्रमित हो गया। पूरी बढ़ते मौसम में बार बार स्पोरेंगिया बनते रहते हैं, तेजी से रोग फैलता रहता है, और मौसम के अंत में स्पोर बनते हैं जो कि कठिन परिस्थितियों में जीवित रहते हैं और अपना पूरा जीवन चक्र कंप्लीट करते हैं। स्पोर होंगे, स्पोरेंगिया बनेंगे, इनका अंकुरण होते हुए ये सब पूरा क्या बनता रहेगा, एक चक्कर बनता रहेगा। तो बेटा दोबारा से देख लेना, इसमें सबसे पहले पत्तियों की निचली सतह पर स्पोर रहते हैं, वो अंकुरित होकर स्पोरेंगिया बना लेंगे, जो स्पोर छोड़ेंगे, और इसके द्वारा क्या होगा, ये पत्तियों में प्रवेश करेगा, और वही प्रोसेस बार बार क्या होती रहेगी बेटा, रिपीट होती रहेगी। तो ये अपने क्या हो जाएगा, इसका साइकिल हो जाएगा। इसका साइकिल के रूप में भी आप क्या कर लेना, बना लेना, या साइकिल और इसका मैनेजमेंट में आपको अच्छे से क्या करवा दूंगा, क्लियर करवा दूंगा। इसके बाद में आती है बेटा फेवरेबल कंडीशन। क्या आती है, फेवरेबल कंडीशन आती है। उच्च आर्द्रता और 18 डिग्री सेंटीग्रेड से 24 डिग्री सेंटीग्रेड पर तापमान रोग के विकास के लिए क्या होते हैं, अनुकूल होते हैं। किसमें बात करें तो अपने जो डाउनी मिल्ड्यू की बात कर रहे हैं ग्रेप्स में, उसका मैनेजमेंट में आपको कॉमन बताऊंगा ही बताऊंगा। इसके बाद में अपन चलते हैं बेटा आगे की ओर। आगे अपने आता है बायोलॉजिकल कंट्रोल वगैरह, वो कंट्रोल में है। इसके बाद में आता है नेक्स्ट है गेहूं का काला कीट। बोले तो ब्लैक रस्ट क्या होता है बेटा, इसकी रस्ट अलग अलग होती है, ब्लैक होती है, ब्राउन होती है, इसके साथ में ही एक येलो रस्ट होती है। तो यहाँ पर अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं, ब्लैक रस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो ब्लैक रस्ट का अपने को लक्षण, रोग कारक, पूर्वानुकूलता, रोग चक्र और प्रबंधन के बारे में बताना है, क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन है। तो देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं सिम्टम की, बात करते हैं ब्लैक रस्ट। बेटा ब्लैक रस्ट की बात कर तो रोली, जब रोली, काली रोली, मतलब अपने जो प्लांट के भाग है उन पर काली काली रोली दिखाई देती है, दैट इज ब्लैक रस्ट। देखो इसमें क्या होता है, शुरुआत में पत्तियों और इसके साथ में पत्ती की निचली जो म्यान होती है, वहां पर कभी कभी तनों पर छोटे छोटे लंबे गहरे से काले क्या दिखाई देते हैं, फफूंदी के फुस्सुले बनते हैं।
और ये फसूले उपचर पर क्या होते हैं, फाड़कर, मतलब पहले तो क्या बनेंगे बेटा, धब्बे बनेंगे। तो वो धब्बे जैसे ही फूटेंगे तो उनसे वो पाउडर निकलेगा काला, और वो पाउडर पूरी सतहों पर फैल जाएगा। दैट इज वो अपने क्या हो जाएंगे, वो कहीं ना कहीं काली हो जाती है। और इनके प्रकोप से जैसे ही वो काला चूर्ण पत्तियों पर जाएगा तो इनसे पत्तियां सूख जाएगी, मुड़ जाएगी, और समय से पहले क्या हो जाएगी, उनकी डेथ हो जाएगी। समय से पहले उनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। संक्रमित पौधों की वृद्धि रुक जाती है और दाने सही समय से क्या नहीं हो पाते, भर नहीं पाते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे बेटा, ये कहीं ना कहीं सिम्टम हो जाएंगे। सिम्टम के बाद में आता है कॉजुअल ऑर्गेनिज्म। ये पक्षिनिया ग्रेमिनिस स्पीसीज ट्रिटिसाई क्या हो जाएगा बेटा, ट्रिटिसाई आ जाएगा। तो पक्षिनिया ग्रेमिनिस ये ट्रिटिसाई के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा, पक्षिनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई के द्वारा फैलता है। और ये एक प्रकार का क्या है बेटा, ये कहीं ना कहीं अपने कवक है। और कवक भी कैसा है, ये कहीं ना कहीं बायोट्रोपिक ऑब्लिगेट है। बायोट्रोपिक की बात करें, ये जीवित जीवों को क्या करता है, भक्षण करता है। ये कहीं ना कहीं अपन बात करते हैं जो होस्ट है, वो होस्ट जीवित होता है उसको ही खाता है, और इसके साथ में ही पैरासाइट होता है, ऑब्लिगेट होता है। इसके पास में कोई विकल्प नहीं है, कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉजुअल ऑर्गेनिज्म हो जाएगा। इसके साथ में ही बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या आ जाएगा बेटा, पूर्वानुकूलता। मतलब बात करते हैं तो ठंडे और मौसम, ठंडा और जो नम मौसम होता है ना, उस मौसम में ये क्या होता है, ज्यादा फैलता है। इसके साथ में उच्च आर्द्रता और बार बार ओस पड़ने पर स्पोर क्या हो जाते हैं, कहीं ना कहीं अंकुरित हो जाते हैं। और यह अंकुरित होने के बाद में क्या होता है बेटा, ये संक्रमण करते हैं, ये कहीं ना कहीं इन्फेक्शन करते हैं। क्या करते हैं बेटा, इन्फेक्शन करते हैं। इसके बाद में देखिएगा डिजीज साइकिल की बात करते हैं। तो डिजीज साइकिल की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं, सबसे पहले क्या हो जाएगा, ये कहीं ना कहीं अपन बात करते हैं तो ये हेट्रोसियस क्या है, रस्ट है। प्राइमरी होस्ट इसमें वहीट होता है, और कहीं ना कहीं अल्टरनेट की बात करें तो बारबेरी होता है। तो देखिएगा पक्षिनिया ग्रेमिनिस से क्या है, कहीं ना कहीं हेट्रोसियस क्या है, रस्ट है, जो कि अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए दो मेजबान चाहिए उसको। मतलब बात करते हैं तो ये जो अपने कौन सी होती है बेटा, ये अपने पक्षिनिया ग्रेमिनिस की जो टीटीसाई वाली है, ये क्या होता है बेटा, इसको दो मेजबान चाहिए। तो एक तो बर्बरी का पौधा चाहिए, और इसके साथ में एक इसका चाहिए बेटा, एक गेहूं का पौधा चाहिए। तो देखिएगा इस कीट के 5 प्रकार के स्पोर होते हैं। एक यूरिडिनो स्पोर, आपने पढ़ा होगा 12th की एग्रीकल्चर बायोलॉजी में। एक कौन सा होता है, यूरिडिनो स्पोर, टेलियो स्पोर, बेसिडियो स्पोर, और इसके साथ में पाइसिनो स्पोर और एसियो स्पोर। ये 5 स्पोर होते हैं जिनके द्वारा ये उत्तरजीविता बनाए रखते हैं। पक्षिनिया ग्रेमिनिस बोले तो टीटीसाई। देखिएगा यूरिडिनो स्पोर फसल के दौरान बार बार संक्रमण करते हैं, तो ये यूरिडिनो स्पोर हो जाएंगे। मौसम के अंत में कौन से बनते हैं, टीलियो स्पोर। टीलियो का मतलब भी क्या होता है, लास्ट में, अंत में, तो ये लास्ट में बनते हैं। बेसिडियो स्पोर की बात करते हैं तो ये वैकल्पिक मेजबान बर्बेरी को क्या करता है, संक्रमित करता है। और इसके साथ में ही फिर प्रजनन के दौरान क्या बनते हैं, पाइसिनोस्पोर और एसियोस्पोर बनते हैं, जो कि कहीं ना कहीं फिर से क्या करते हैं, गेहूं को संक्रमित करते हैं। इस प्रकार से इनका चक्कर बनता रहता है। 5 प्रकार के जीवाणु याद रखना। सबसे पहले अपन बात करते हैं, दोबारा से एक बार रिवाइज देख लो बेटा। सबसे पहले अपन बात करते हैं, इसमें क्या होते हैं, 5 कहीं ना कहीं क्या होते हैं, 5 स्पोर होते हैं। और ये पांचों स्पोर में सबसे पहले बात करते हैं तो ट्रिलियो स्पोर क्या होते हैं, अंत में बनते हैं, और इसके साथ में ही अंकुरित होकर बेसिडियो स्पोर बनाते हैं। सबसे पहले यूरिडियो स्पोर क्या करते हैं, बार बार संक्रमण करते हैं सबसे पहले गेहूं में। इसके बाद में यूरिडियो स्पोर के बाद में टेलियो स्पोर बनते हैं, जो कि अंत में बनते हैं, अंकुरित होकर बेसिडियो स्पोर बनाते हैं। और बेसिडियो स्पोर क्या करते हैं, कहीं ना कहीं बर्बेरी को क्या करते हैं, संक्रमित करते हैं। और संक्रमित करने के बाद में यौन प्रजनन होगा, जिससे पाइसेनोस्पोर और एसियोस्पोर बनेंगे। और ये कहीं ना कहीं पुनः किस पर करते हैं, ये कहीं ना कहीं गेहूं पर संक्रमण करते हैं। तो मैनेजमेंट की मैंने बता दिया था कि मैनेजमेंट आपको क्या करना है, मैनेजमेंट कहीं ना कहीं आपको मैं बता दूंगा। इसके बाद में अपन चलते हैं बेटा आगे की ओर। आगे आता है, मैं आपको इतनी वादे के साथ में कह सकता हूँ बेटा कि जो मैनेजमेंट बताऊंगा ना, मैनेजमेंट में तो आपने ऊपर भी कोई गलतियां दे दी कर दी ना, तो उनसे भी क्या हो जाएगा, उनको भी इग्नोर कर देगा एग्जामिनर और बोलेगा कि क्या शानदार मैनेजमेंट लिखा है। ऐसा मैनेजमेंट आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, वो क्लास नेक्स्ट में आएगा। अब उस पर प्यार और सपोर्ट आपका होना चाहिए बेटा। अभी तक में मेरे को पता है कई सारे बच्चे हैं चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए अंधे होकर देख रहे हैं। अरे बेटा क्या लग रहा है, सब्सक्राइबर का बटन दबाना है और नोटिफिकेशन ऑन करना है, ताकि आपके पास में
ही वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा, आपके फायदे के लिए ही है। तो देखिएगा, बात करते हैं चिली एंथ्रेक्नोज डिजीज की बात करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जा चुकी है। चिली एंथ्रेक्नोज में बात करते हैं तो ये कवक के द्वारा होती है और भारी पैदावार हानि होती है, और सबसे मतलब ऐसे मान लो कि हानिकारक डिजीज है चिल्ली की, मिर्च की, ठीक है, एंथ्रेक्नोज। और इसमें क्या होता है, सभी चरणों में, फल के सभी चरणों में हमला होता है, और कहीं ना कहीं फल क्या होते हैं, सड़ जाते हैं। मतलब बात करते हैं ना मेन, जो चिल्ली के मतलब जो मिर्ची लगती है ना बेटा, वो कहीं ना कहीं क्या होती है, वही होती है मेन। तो वो बेचने लायक भी नहीं बचती है, वो बेचने लायक भी नहीं बचती है। आर्द्र और गर्म इलाकों में आर्थिक नुकसान होता है बहुत ज्यादा। क्या होता है बेटा, बहुत ज्यादा आर्थिक नुकसान होता है। सिम्टम की बात करते हैं तो सिम्टम में सबसे पहले फल पर क्या होते हैं, छोटे और पानी से भीगे हुए, डूबे हुए, गोल और अनियमित क्या होते हैं, काले धब्बे बनते हैं, और कहीं ना कहीं ये धब्बे तेजी से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और बड़ा भाग सड़ा हुआ बन जाता है। बेटा पहले तो अपन बात करते हैं, ये जैसे कि फल है, ये मिर्च है, अब इस पर छोटे छोटे धब्बे बनेंगे, अब ये बढ़ते बढ़ते आपस में मिल जाएंगे और मिलकर क्या कर लेंगे, एक बड़ा धब्बा बना देंगे। और इसको अपन क्या मानते हैं कि अपना जो मिर्च है ना बेटा, वो मिर्च कहीं ना कहीं सड़ा हुआ है। इसके बाद में देखिएगा, अपन बात करते हैं आगे की ओर, कॉजल फैक्टर्स की बात करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं अपने आ जाएगा कोलेटोट्रोकम कैप्सियाई। क्या आ जाएगा, कोलेटोट्रोकम कैप्सियाई। याद रखना बेटा, एक कोलेटोट्रोकम फेलकेटम किसका होता है, रेड रॉट ऑफ सुगर केन। आपस में रिलेट करना, अरे बड़े मजेदार की साथ में याद होगा, क्यों याद नहीं होगा, अपने को दूसरा क्या काम करना है, अपने को यही तो याद करने, और होगा 100% होगा, क्यों नहीं। अपन मोबाइल चलाते हैं, वो चलाते हैं, अरे क्यों चलाना है बेटा, एंजॉय क्रिएट कर लो, इंटरेस्ट क्रिएट कर लो कि मेरे को ये याद करना है, मेरे बच्चों के नाम है तो ये याद करना है मेरे को, तो बेटा याद कर लो ना, कोलेटोट्रोकम कैप्सियाई और इसके साथ में कोलेटोट्रोकम फेलकेटम साथ में याद हो गया, रेड रोट का याद हो गया। अब किसी का एरिसाइपी पॉलीगोनी है तो किसी का एरिसाइपी ऑडियस है, ठीक है। तो क्या हो जाता है, कहीं ना एरिसाइपोइडिस है, तो भाई ये कहीं ना कहीं आपस में क्या होता है, रिलेटेड होते हैं, रिलेटेड करते याद करते जाओ मजेदार के साथ में। अब इसके बाद में कोलेटोट्रोकम कैप्सियाई हो जाएगा, और ये कवक क्या होते हैं, कोनेडिया नामक स्पोर बनाते हैं, कोनेडिया नामक स्पोर बनाते हैं, जो कि संक्रमण और फैलाव का कारण होते हैं। अब आपसे पूछ लें कि एंथ्रेक्नोज होता है चिल्ली में होता है क्या, बिल्कुल होता है। किसके कारण होता है, ये कोलेटोट्रोकम कैप्सियाई के कारण होता है। इसमें जो संक्रमण होता है वो किसके द्वारा फैलता है, कि सर वो कोनेडिया के द्वारा फैलता है ना, हमारे को बताया था ब्राइट एग्रो क्लासेस की क्लास में बताया था। तो बेटा ये चीजें याद होगी, तो यही चीजें आती है, विश्वास रखिएगा आप हर एक एग्जाम को क्लियर कर सकते हो अगर ये चीजें आप अभी से ध्यान से पढ़ते हो तो। इसके बाद में देखिएगा, स्प्रेड की बात करते हैं तो ये किसके द्वारा फैलता है, अभी मैंने बताया था कि किसके द्वारा फैलता है, ये कहीं ना कहीं अपने फैलता है, किसके द्वारा बेटा, ये कहीं ना कहीं कोनेडिया के माध्यम से फैलता है। किसके माध्यम से फैलता है, कोनेडिया के माध्यम से फैलता है। बारिश की बूंदे, हवा और सिंचाई के पानी और कृषि के उपकरणों के द्वारा ये फैलता है। क्या करता है, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जाता है। संक्रमित बीज और पौधों के अवशेष भी रोग फैलाने के क्या होते हैं बेटा, स्रोत होते हैं। गर्म और नम मौसम रोग में क्या होते हैं, ये तेजी से प्रसारण के लिए क्या होते हैं, उपयुक्त होते हैं। इसके बाद में बात करते हैं पूर्वानुकूलता की बात करते हैं तो 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है और उच्च आर्द्रता होती है, तो ये आराम से एंथ्रेक्नोज जो चिल्ली का है वो फैल जाता है। इसके बाद में बात करते हैं बेटा आगे की ओर, घना आवरण और जो खराब हवा का संचार होता है ना, उसके द्वारा भी ये फैल जाता है। मैनेजमेंट के बारे में मैंने बता दिया था कि मैनेजमेंट में आप सभी को बता दूंगा बाद में कॉमन तरीके से। अब आता है बेटा अपने नेक्स्ट पेपर आता है मेरे हिसाब से, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएंगे, इसमें कहीं ना कहीं रिपीटेड क्वेश्चन आने लग जाएंगे, मतलब क्वेश्चन रिपीट होने लग जाएंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो सबसे पहले होता है एपिडेमिक। एपिडेमिक का मतलब है ये एंडेमिक नहीं है, ये एपिडेमिक है। एपिडेमिक का मतलब बहुत बड़े क्षेत्र में फैल रही है। महामारी रोग वह रोग कारक होता है जिसमें तेजी से क्या होता है, बड़े क्षेत्र में फैलता है, थोड़े समय में बहुत अधिक संख्या में पौधों या लोगों को प्रभावित कर देता है। पौधों का रोग है तो पौधों को प्रभावित कर देगा, रोग जो अपने लोगों का, लोगों के बोल तो ये अपने मनुष्य में होता है तो मनुष्य को कर देगा। तो इसमें क्या होता है, बहुत तेजी से बड़े क्षेत्र में फैलता है और थोड़े समय में बहुत अधिक संख्या में लोगों को क्या कर देता है, लोगों को और पौधों को क्या कर देता है बेटा,
प्रभावित कर देता है। और इसके साथ में उदाहरण के लिए जब कोई कवक रोग तेजी से फसल में फैलता है और अधिकांश पौधों को प्रभावित करता है तो उसको महामारी कहते हैं, उसको एपिडेमिक कहते हैं। तो याद रख लो बेटा, एपिडेमिक किसको बोलेंगे, जब बहुत बड़ी गति से क्या करता है, ये कहीं ना कहीं फैलता है तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, उसको कहीं ना कहीं महामारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, महामारी बोलते हैं। तो किस किस साथी को अच्छे से समझ में आ गया, ये एक बार कमेंट करके बता दो, बताओ बेटा। फिर इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर, जल्दी से कमेंट करके बता दो, फिर चलते हैं बेटा आगे की ओर। और प्रीमियर के रूप में ये आपको देखने को मिलेगी बेटा, तभी बोलता हूँ कि नोटिफिकेशन ऑन कर लो, तभी आपको सारी चीजें मिलने वाली है। अब इसके बाद में अपन चलते हैं बेटा आगे की ओर। देखो आगे की अपन बात करते हैं, तो एपिडेमिक हो गया कि जो क्या करता है पौधों में या मनुष्यों में क्या होता है, तेजी से वो फैलता है, बहुत कम समय में अधिक संख्या में फैलता है, तो उसको एपिडेमिक बोल देते हैं। अब इसके बाद में आता है एक पेंडेमिक होती है, पेंडेमिक मतलब बहुत बड़ी जगह पर एक एपिडेमिक होती है, एक एंडेमिक होती है, एक क्या होती है, एक अपने स्पोर्डिक भी होती है, छिटपुट रोग जिसको कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा सबसे पहले बात करते हैं पोकाहे बोइंग के लक्षण, आपको बताना है, लक्षणों की अवस्था बतानी है। अरे बताओ, ये नाम सुना है क्या आपने, पहले नाम सुना है क्या? अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये शुगर केन में होता है। किस में होता है, शुगर केन में होता है। और कहीं ना कहीं पोकाहे बोइंग जो डिजीज है वो गन्ने का रोग है, और जो कि फ्यूजेरियम मोलिफॉर्म, फ्यूजेरियम मोलिफॉर्म नामक कवक से होता है। किससे होता है बेटा, फ्यूजेरियम मोलिफॉर्म कवक से होता है। किससे होता है, फ्यूजेरियम मोलिफॉर्म कवक से होता है। गन्ने में होता है, किसमें होता है, गन्ने में होता है। इसकी अलग अलग स्टेज होती है। सबसे पहले होती है लीफ डिसऑर्डर, मतलब बात करते हैं इसमें पत्तियों की क्या होती है, विकृति अवस्था आती है। पत्तियां कहीं ना कहीं किस में आती है, विकृति में आती है। इसके साथ में आती है लीफ ट्विस्टिंग। लीफ ट्विस्टिंग की बात करते हैं तो पत्तियों का मुड़ना, पत्ती का मुड़ना आ जाएगा। इसके साथ में ही टॉप सूट ट्विस्टिंग एंड डाइंग, शीर्ष अंकुर और इसके साथ में ही मुड़ना मरना, मतलब इसमें क्या होता है, टॉप सूट ट्विस्टिंग एंड डाइंग, मतलब बात करते हैं इसका जो शीर्ष होता है वो शीर्ष कहीं ना कहीं क्या होता है, वो शीर्ष मुड़ने लग जाता है और कहीं ना कहीं मरने लग जाता है। क्या होने लग जाता है, मरने लग जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, टॉप शूट एंड ट्विस्टिंग एंड डाइंग आ जाएगा। तो बेटा याद रखना तीनों, पहले पत्ती की विकृति, फिर पत्ती मुड़ने लगती है, फिर शीर्ष जो है वो अंकुर मुड़ने लगेगा और इसके साथ में मरने लगेगा। तो ये क्या होता है, पोकाहे डिजीज होती है। क्या होती है बेटा, पोकाहे डिजीज होती है। फिर आती है व्हाइट रस्ट। व्हाइट रस्ट में मैंने बताया कि बेटा ये किसके द्वारा होती है, ये एल्ब्यूको कैंडिडा, एल्ब्यूको कैंडिडा के द्वारा मस्टर्ड में होती है। तो इसमें क्या बनते हैं, पहले तो नीचे की सतह पर क्या बनेंगे, स्पॉट बनेंगे, उनमें क्या होगा, पाउडर भर जाएगा, और जैसे ही वो फूटेंगे तो पूरी जगह पर वो क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे। तो देखो ये क्या होता है, सरसों पत्ता गोभी आदि में होता है, पत्तियों के नीचे सफेद फफोले बनते हैं, और ये फफोले जब फूटते हैं तो ये पूरे पौधों के उत्तकों तक पहुंच जाते हैं, तो ये व्हाइट रस्ट हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं बेटा आगे की ओर। आगे अपने आती है कौन सी, आगे आती है म्यूरिफॉर्म कोनेडिया। क्या आता है बेटा, म्यूरिफॉर्म कोनेडिया आता है। म्यूरिफॉर्म कोनेडिया ऐसे कवक बीजाणु होते हैं जो कि लंबवत और क्षैतिज दोनों सतह पर क्या होते हैं, विभाजित होते हैं। वे ईंटों की दीवार जैसे दिखाई देते हैं, और ये बीजाणु मोटी दीवार वाले होते हैं और कवक को कठोर परिस्थितियों में जीवित रखने में क्या करते हैं, मदद करते हैं, और रोगजनकों की पहचान में भी क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। याद रखना ये क्या होता है बेटा, कठोर परिस्थितियों में भी आसानी से रह सकते हैं। ये कोनेडिया के प्रकार है, कोनेडिया के प्रकार है। कोनेडिया क्या करता है, डिजीज को फैलाने में, स्प्रेड करने में मदद करता है। तो ये क्या होते हैं, ये म्यूरिफॉर्म होता है। म्यूरिफॉर्म का मतलब है कि ये कठोर परिस्थितियों में भी रहता है, कठोर रहता है, और कहीं ना कहीं ईंटों व ईंटों की दीवार की तरह दिखाई देता है। मतलब क्या है, कठोर है। ये कैसे होते हैं, लंबवत और क्षैतिज दोनों तरीके से क्या होते हैं, विभाजित होते हैं। तो कोनेडिया का मतलब है, कोनेडिया डिजीज करते हैं, और ये क्षैतिज भी हो रहे हैं और इसके साथ में कैसे हो रहे हैं, लंबवत भी हो रहे हैं। इसके साथ में ही नेक्स्ट आती है अपने पेसिलोमाइसिस लिलेसिनस, इसके बारे में बात करते हैं। ये क्या है, लाभकारी कवक है जो कि जड़ गांठ वाले निमेटोड के खिलाफ जैविक नियंत्रण के रूप में
प्रयोग करते हैं, पैसिलोमाइसिस और इसके साथ में क्या आ जाएगा, लिलेशिनस आ जाएगा। पैसिलोमाइसिस लिनेशिनस क्या होता है बेटा, लाभकारी कवक है जो कि निमेटोड निमेटोड क्या करता है, डिजीज उत्पन्न करता है, रूट नॉट वगैरह, उसको कहीं ना कहीं जैविक तरीके से क्या करता है, कंट्रोल करता है, जैविक तरीके से क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो पैसिलोमाइसिस लिलेशिनस एक लाभकारी कवक है जो कि कहीं ना कहीं जड़ गांठ वाले जो रूट नोट वाले होते हैं, कौन से होते हैं, रूट नोट वाले होते हैं, उन निमेटोड के खिलाफ बायोलॉजिकल कंट्रोल में क्या होता है बेटा, सहायक होता है, बायोलॉजी कंट्रोल में सहायक होता है। निमेटोड कहीं ना कहीं अंडों और इसके साथ में ही जो एडल्ट होते हैं, जो वयस्क होते हैं, उन पर क्या करता है, उन पे कहीं ना कहीं, या जुवेनिल्स जो होते हैं उन पर परजीवी बनता है और उनकी संख्या में क्या करता है, कम करता है। तो बेटा ये आपको याद रखना है कि ऐसे समझ लो कि जो अपने क्या होती है बेटा, कहीं ना कहीं अपने पैसिलोमाइसिस और लिनेसिनस है, ये कहीं ना कहीं एक लाभकारी कवक है जो कि जो निमेटोड होते हैं, जो अपनी फसलों में रूट नोट उत्पन्न करते हैं, जड़ गांठ उत्पन्न करते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं क्या होता है, लाभदायक होता है। इसके बाद में आता है नेक्स्ट, नेक्स्ट अपने को डिफरेंस देखना है, रेड रोट और रूट रोट ऑफ चिकपी। बेटा रेड रोट तो किस में होता है, गन्ने में होता है, अरे किस में होता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसका रोगजनक बताया था, कमेंट करके बता दो, तुरंत बाद में भी देख रहे हो तो कमेंट करके बता दो, लापरवाही के साथ में 1% क्लास को नहीं देखना। बताओ बेटा, देखिए जल्दी से बताओ। जल्दी से कमेंट करके बता दो बेटा कि सर कोलेटोट्रॉकम फेल्केटम, कोलेटोट्रॉकम फेल्केटम, वहां पर केप्सियाई था, एंथ्रेक्नोज ऑफ चिल्ली। यहां पर देखो राइजोक्टोनिया सोलेनाई क्या है, रूट रॉट ऑफ चिकपी, ठीक है। इधर कोलेटोट्रॉकम फेल्केटम क्या आ जाएगा, रेड रॉट ऑफ सुगर केन। बात करते हैं तो कोलेटोट्रॉकम फेल्केटम के द्वारा होता है, राइजोक्टोनिया सोलेनाई के द्वारा होता है। इस पर क्या होता है बेटा, इस पर रेड रोट की बात करते हैं, गन्ने के जो डंठल वगैरह है, इंटरनोड वगैरह है, वो लाल कलर के हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। रेड रॉट, लाल और सड़ना, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, जो अपने डंठल होते हैं, जो इंटरनोड होते हैं, वो लाल कलर के होकर क्या हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, तो उससे पत्तियां पीली और सूखी हो जाती है। तो ये क्या होता है, ये कहीं ना कहीं गन्ने का रेड रोट होता है। क्या होता है बेटा, गन्ने का रेड रोट होता है। ये चने की जड़ें सड़ जाती है, चने की जब रूट्स होती है, चिकपी की क्या होती है बेटा, रूट्स होती है, वो रूट्स क्या हो जाती है, सड़ जाती है, और चने के जो पौधे होते हैं वो कहीं ना कहीं बौने रह जाते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, रूट रॉट ऑफ चिकपी हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं, रोग संक्रमित कलम और मिट्टी के माध्यम से फैलता है। संक्रमित कलम मतलब बात करते हैं कोई कलम वगैरह के द्वारा, अरे कलम अपन लेते हैं, कलम के द्वारा ही तो इसका क्या करते हैं, अपन रोपण करते हैं, और मिट्टी के माध्यम से ये फैलता है। कौन सा, रेड रॉट, कोलेटोट्रॉकम फेल्केटम, बार बार बोलते रहो। इसके बाद में आता है राइजोक्टोनिया सोलेनाई, चिकपी का क्या हो जाएगा, रोट डिजीज हो जाएगी। ये मिट्टी के द्वारा और बीज के द्वारा, ये वैसे बीज के द्वारा ही फैल रहा है, पर इसका बीज क्या होती है, कलम होती है, इसका बीज बीज होता है। अब इसके बाद में देखिएगा, रोग मुक्त कलमों का प्रयोग करें और कवकनाशी से प्रयोग करें। इसके साथ में ही रोग जो स्वस्थ बीज है उनका प्रयोग करो, और कवकनाशी से क्या करो, इसका उपचार करो। और मैं मैनेजमेंट और बता दूंगा कवकों का कॉमन, वो और लिख देना। रेड रोट हो गया, और इसके साथ में इसका जो मेन मेन बेटा 4 अंतर होते हैं। 4 में सबसे पहला तो इसके रोगजनक का जो आपको याद करना ही करना है, एक मेन लक्षण का हो गया, एक कहीं ना कहीं अपन बात करते हैं तो इसके उदाहरण का हो गया, एक इसके उदाहरण का हो गया, एक मैनेजमेंट का हो गया। 4 अपने क्या हो जाते हैं, एग्जाम्पल हो जाते हैं। इसके बाद में आता है बेटा नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है चिल्ली में क्या होती है, एक तो लीफ कर्ल होती है और एक लीफ रोल होता है। क्या होता है, ये आलू में होता है। लीफ रोल की बात करते, रोल की तरह ये क्या कर देता है, मोड़ देता है, और ये क्या करता है, कर्ल मतलब उसको कुंचन संकुचन कर देता है उसका। ये किसके कारण होता है, बेगोमो वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है, बेगोमो वायरस के कारण होता है, जो कि कहीं ना कहीं सफेद मक्खी से फैलता है। किससे, सफेद मक्खी से फैलता है। तो बेगोमो वायरस के कारण होता है, जो कि सफेद मक्खी से क्या होता है, फैलता है। तो याद रखना कि लीफ कर्ल किसके द्वारा होता है, बेगोमो वायरस के कारण, और कहीं ना कहीं सफेद मक्खी के द्वारा फैलता है।
देखो बेटा, अब अपन चलते हैं, लीफ कर्ल की बात कर रहे हैं तो बेगोमो वायरस के कारण फैल रहा है। इधर लीफ रोल की बात कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, लीफ ऑफर या एफिड के कारण ये क्या कर रहा है, फैल रहा है। इसके साथ में ही ये किसके द्वारा हो रहा है, ये तो अपन ने बात ही कर ली कि ये जो किसके द्वारा होता है, ये कहीं ना कहीं वायरस के कारण ही होता है। पर ये लीफ ऑफर और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं एफिड के द्वारा ये फैलता है। इसके बाद में इसमें पत्तियां मुड़ जाती है और इसमें कहीं ना कहीं एक नली की तरह, रोल की तरह बना लेती है। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं आगे की ओर, रोग से मिर्च फूलने और फलने की समस्या कम हो जाती है और पत्ती मोड़क से प्रकाश संश्लेषण में कमी आ जाती है और कहीं ना कहीं आलू की उपज। बेटा एक तो अपन बात करते हैं हरा बाग काम में आता है, वो देखा हरा बाग होना चाहिए प्रकाश संश्लेषण के लिए। अब प्रकाश संश्लेषण क्या हो जाता है, कम हो जाता है क्योंकि पत्ती क्या हो गई, मुड़ गई और इसके साथ में ही हरा बाग क्या हो गया, कम हो गया। इसके बाद में प्रबंधन की बात करते हैं सफेद मक्खियों के द्वारा और कीटनाशकों की छिड़काव के द्वारा और प्रतिरोधी किस्मों के द्वारा। इधर कीट नियंत्रण की बात करते हैं, कीटनाशकों की बात करते हैं, प्राकृतिक शत्रुओं का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो ये दोनों डिजीज हो जाएगी आलू की और इसके साथ में ही मिर्च की हो जाएगी। इसके बाद में आता है मिर्च का एंथ्रेक्नो हो जाता है, जिसके बारे में अपन ने बात कर ली बेटा, कोलेटोट्रोकम कैप्सियाई, कोलेटोट्रोकम कैप्सियाई। ठीक है, पूरी चीजें बात कर ली थी, बड़ा क्वेश्चन आ गया था तो क्वेश्चन क्या हो चुका है, रिपीट हो चुका है। अब रिपीटेड क्वेश्चन मिलेंगे। जोका मोलिया डिजीज, ये रिपीटेड नहीं है बट जोका मोलिया डिजीज इतिहास बताना है, प्रमुख लक्षण बताने हैं, रासायनिक नियंत्रण बताना है। क्या बताना है, जोका मोलिया रोग जो है उसका इतिहास, उसके प्रमुख लक्षण और इसके साथ में ही क्या बताना है, इसके साथ में ही रासायनिक नियंत्रण बताना है। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं मोलिया डिजीज इन बार्ले, ये किस में होती है बेटा, जौ में होती है। हेटेरोडेरा एवनी, हेटेरोडेरा एवेन्यू के द्वारा होता है। ये क्या है बेटा, सूत्रकृमि है। ये क्या है, सूत्रकृमि है। तो ये जो अपन बात करते हैं बेटा, ये कहीं ना कहीं इसको सीरियल सिस्ट निमेटोड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सीरियल सिस्ट निमेटोड भी कहते हैं। तो ये हेटेरोडेरा जो एवेन्यू होता है उसके द्वारा कहीं ना कहीं होता है और जो में होता है, किसमें होता है बेटा, जो में होता है। इसको सीरियल सिस्ट निमेटोड भी कहते हैं, ये भी याद रख लें। ठीक है, अब बात करते हैं मोलिया डिजीज की पूरी। ठीक हो, जो में जो मोलिया रोग होता है वो कहीं ना कहीं शुरू यूरोप में हुआ था और भारत के कई जो उत्पादक देशों में पाया गया और ये गंभीर होता है, भारी उत्पादन की क्या करता है, नुकसान करता है, उत्पादन बहुत कम होता है। बात करते हैं लक्षणों की, तो जोग से जो पौधे होते हैं, रोग से जो पौधे होते हैं उनके तने भाग में क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है और कहीं ना कहीं विकृति होती है। इसे बंट या फिर मोलिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बंट या क्या कहा जाता है, मोलिया कहा जाता है। प्रभावित पौधे बौने रह जाते हैं, जल्दी से क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। और जो अपना खेत होता है ना उसमें क्या होता है बेटा, यहाँ पर, अरे मोलिया की बात करते हैं बेटा, मोलिया बोले तो बंदर, मोलिया बोले तो बंदर। अब ये बंदर क्या होते हैं, बंदर एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ ऐसे ही रहते हैं। अरे बंदर ऐसे ही रहते हैं तो बेटा बीच में छिद्दापन आता है, तो यही इसी कारण इसको जोका मोलिया रोग दिया गया था। मतलब बीच में क्या आती है, जगह आती है, ये ऊपर ही ऊपर लिखना बेटा, ये ऊपर ही ऊपर लिखना कि इसमें क्या होता है, ये जो का खेत है उसमें क्या होता है, कहीं ना कहीं बहुत सीधापन आ जाता है, मतलब पौधे बहुत ज्यादा नष्ट हो जाते हैं और बीच में सीधापन आने से जगह कम होती है, इसलिए इसको मोलिया रोग का नाम भी दिया गया था। इसके बारे में बात करते हैं इसका कंट्रोल, जो कि आपको क्या करना है, जो कि आपको कहीं ना कहीं पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, क्योंकि मैं आपके लिए आगे क्लास लेकर आने वाला हूँ। अब इसके बाद में आता है सिम्टम ऑफ पैथोजन एंड मैनेजमेंट ऑफ क्यूमिन विल्ट। क्यूमिन विल्ट की बात करें तो जीरे का उकठा रोग, क्या था बेटा, जीरे का उकठा रोग। इसमें सबसे पहले उकठा मतलब उखड़ जाना, जड़ें गल जाएगी। तो देखो सबसे पहले क्या आता है, इसमें कहीं ना कहीं रोग की शुरुआती लक्षण होते हैं, पत्तियों में पीलापन आ जाता है और एक या एक से अधिक शाखाएं सूख जाएगी। धीरे धीरे प्रभावित शाखाएं पूरी तरह से मुरझा जाएगी, सूख जाएगी और रोग ऊपर की ओर फैलता है और पूरे पौधे को क्या कर देता है, मुरझाकर उसको मारने का कारण बनता है। तना काटने पर अंदर की वाहिकाएं कैसी हो जाती है,
भूरे रंग की हो जाती है। कैसी हो जाती है बेटा? भूरे रंग की हो जाती है। अंदर की जो वाहिकाएं, जैसे ये तना है तो तने को काटेंगे तो काटने पर जो अंदर की वाहिकाएं हैं वो भूरे रंग की हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएंगे? सिम्पटम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सिम्पटम हो जाएंगे। इसके साथ में ही रोगजनक की बात करते हैं तो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्फोरम क्यूमिनम क्या आ जाएगी बेटा? फ्यूजेरियम ऑक्सीस्फोरम क्यूमिनम क्या आ जाएगी? इसकी स्पीसीज आ जाएगी। मतलब ये किसके द्वारा होता है? इसका पैथोजन है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्फोरम क्यूमिनम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? फ्यूजेरियम ऑक्सीस्फोरम क्यूमिनम आ जाएगा। कौन सी स्पीसीज आ जाएगी? फ्यूजेरियम ऑक्सीस्फोरम क्यूमिनम आ जाएगी। इसके साथ में यह कवक पौधे के जलवाहक तंतुओं में प्रवेश करके पानी के प्रवाह को क्या करता है? रोकता है। मतलब ये जलवाहक तंतुओं में, जलवाहक तंतुओं की बात करते हैं तो जल किसके द्वारा होता है बेटा? जल का जो संवहन होता है वो जाइलम के द्वारा होता है, और जो अपने भोजन होता है, भोजन है मतलब बोल तो पोषक तत्व किसके द्वारा जाता है? फ्लोएम के द्वारा जाता है। तो जल का संवहन पौधे में जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा फूड या भोजन की बात कर सकते हैं। तो देखो ये कवक जो होता है, अपन फ्यूजेरियम ऑक्सीस्फोरम क्यूमिनम की बात करते हैं। अपने जो उकटा रोग होता है, उकटा रोग का जो भी अपने पैथोजन है वो किसके द्वारा जाता है? वो जलवाहक तंतुओं में प्रवेश करके पानी के साथ साथ में जाता है। वेक्टर की बात करते हैं तो ये मुख्यतः मिट्टी जनित रोग और संक्रमित जो अवशेष वगैरह है उनके माध्यम से ये जीवित रहता है। सिंचाई के पानी, बीजों के माध्यम से मिट्टी के द्वारा क्या होता है? ये फैलता है। तो बेटा ये अपने क्या हो जाएगा? ये मैनेजमेंट अपन बात कर ही लेंगे। इसके बाद में बात करते हैं गेहूं का टुंडू रोग के लक्षण बताने। गेहूं का सेऊ और टुंडू रोग होता है बेटा, ये कहीं ना कहीं बीजाणु सॉरी जीवाणु और किसके द्वारा? सूत्रकृमि रेथाई बैक्टर एंगुना टीटीसाई। रेथाई बैक्टर ये जीवाणु है और इसके साथ में ही एंगुना टीटीसाई क्या है? एंगुना टीटीसाई अपने क्या है? सूत्रकृमि। तो गेहूं का सेऊ और टुंडू रोग, सेऊ और टुंडू रोग किसके द्वारा होता है? जीवाणु प्लस बैक्टीरिया के, सॉरी जीवाणु प्लस सूत्रकृमि के द्वारा, निमेटोड के द्वारा, बैक्टीरिया प्लस निमेटोड के द्वारा ये होता है। तो गेहूं का जो टुंडू रोग, यहाँ पर टुंडू रोग पूछ रखा है, वैसे पूरा नाम की बात करते हो समूह टुंडू रोग होता है। तो देखो इसमें क्या होता है? पत्तियों और पत्ती के आवरण पर छोटे और अंडाकार गहरे लाल भूरे धब्बे बनते हैं, और ये धब्बे कहीं ना कहीं बढ़कर गहरे भूरे से काले रंग के होते हैं, और उनके चारों ओर क्या होती है? पीली झिल्लियां बनती है, और गंभीर अवस्था में धब्बे मिल जाते हैं, और कहीं ना कहीं पत्तियां सूख जाती है और मुड़ जाती है। प्रभावित पौधे क्या हो जाते हैं? कमजोर हो जाते हैं। टिल्लर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। टिल्लर की बात करते हैं तो तना हो जाएगा। ठीक है। कॉजुअल फैक्टर्स की बात करते हैं तो ये जीवाणु प्लस किसके द्वारा होता है? निमेटोड के द्वारा होता है। तो रेथाई बैक्टर बेटा लिख लेना, रेथाई बैक्टर तो क्या है? रेथाई बैक्टर टीटीसाई तो क्या है? जीवाणु है, और निमेटोड क्या है? एंगुना टीटीसाई। तो ये दोनों क्या करते हैं? गेहूं का सेऊ और टुंडू रोग फैलाने में मदद करते हैं। बेटा याद रख लेना, जीवाणु प्लस सूत्रकृमि के द्वारा होता है। सूत्रकृमि के द्वारा होता है, बोले तो निमेटोड के द्वारा होता है। रोगजनक संक्रमित फसल अवशेषों और मिट्टी में जीवित रहता है, और ये रोग उड़ने वाले कोनेडिया या बीजाणु के द्वारा क्या होते हैं? फैलते हैं। कोनेडिया और बीजाणु के द्वारा फैलते हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे। तो गेहूं का सेऊ और टुंडू रोग किसके द्वारा जाता है? ये कहीं ना कहीं बीजाणु के द्वारा, जीवाणु के द्वारा, सॉरी कोनेडिया के द्वारा जाते हैं। अब आता है नेक्स्ट अपने आता है पर्पल ब्लोच ऑफ ओनियन। क्या आता है बेटा? पर्पल ब्लोच ऑफ ओनियन आता है। इसके अपने को सारी चीजें बतानी। पर्पल ब्लोच की बात करते हैं, चकते हो जाते हैं बेटा। क्या हो जाते हैं? चकते हो जाते हैं। ये किस में होते हैं? कि सर ये अपने होते हैं ऑनियन, बोले तो प्याज में होते हैं। किस में होते हैं? प्याज में होते हैं, ऑनियन में होते हैं। तो याद रखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं पत्तियों पर क्या होते हैं? पहले छोटे और इसके साथ में पानी से भीगे हुए धब्बे बनते हैं। पहले क्या होते हैं? छोटे बनते हैं, और इसके साथ में ही पानी से भीगे हुए धब्बे बनते हैं। जब मैंने कहा कि पर्पल ब्लोच मतलब चकते बनते हैं, तो पहले धब्बे बनेंगे, फिर वो अनियमित आकार के हो जाएंगे, और केंद्र पर बैंगनी किनारे के पर्पल ब्लोच मतलब
पर्पल बैंगनी कलर के क्या होंगे, धब्बे होंगे। पहले पर्पल ब्लोच नाम से ही पता चल रहा है, पर्पल तरीके के मतलब बात करते हैं तो कौन से रंग के, ये कहीं ना कहीं अपने बैंगनी कलर के चकते बन जाते हैं। जब रोग ज्यादा होता है, पत्तियां सूख जाती है, मुरझा जाती है, पत्तियां मुड़ जाती है, जल्दी मर जाती है। ये किसके द्वारा होता है, अल्टरनेरिया पोरी के द्वारा होता है। कौन सा रोगजनक होता है बेटा, ये डिजीज आपको एग्जाम में कैसे लिख रही है वो भी बताऊंगा। ये तो बेटर ऑप्शन है वैसे तो आपके पास में भी कि इस तरीके से लिख रहा हूं, मैनेजमेंट कॉमन में तरीके से याद करवाऊंगा, उसमें एक भी नंबर नहीं कटने दूंगा। अल्टरनेरिया पोराई के कारण होता है। अल्टरनाई पोराई के कारण क्या होता है बेटा, ये है रोग होता है। अल्टरनेरिया पोराई के कारण कौन सा होता है बेटा, ये अपने डिजीज होती है। कौन सी, पर्पल ब्लोच ऑफ ऑनियन है। सिम्टम की बात कर ली, मैनेजमेंट में आपको बता ही दूंगा। इसके बाद में आता है नेक्स्ट अपने सिम्टम पैथोजन, सिम्टम पैथोजन डिजीज साइकिल मैनेजमेंट। लूज स्मट की बात करते हैं तो बेटा इसमें क्या होता है, अनावर्त कंड होता है, मतलब इसके बाहर की ओर आवरण नहीं पाया जाता। जो में तो आवर्त कंडुआ होता है, कौन सा होता है, आवर्त कंडुआ होता है, इसमें अनावर्त कंडुआ होता है। तो देखो अनावर्त कंडुआ की बात करते हैं तो अनावर्त कंडुआ के सबसे पहले सिम्टम की बात करते हैं तो संक्रमित पौधों की बालियों में समान दाने, सामान्य दानों की तरह पर क्या हो जाते हैं, काले धूल जैसे बीजाणु बन जाते हैं। जैसे काले धूल जैसे क्या बन जाते हैं, बीजाणु बन जाते हैं। और इसके साथ में ही बालियां खुली हुई ढीली होती है और इसलिए इनको क्या कहते हैं, खुली मतलब ओपन होती है। और अगर मैं बात करता हूं तो ये जो में क्या होता है, जो में कहीं ना कहीं ढकी हुई होती है, इसलिए आवर्त कंड रोग कहते हैं। और इसमें संक्रमित पौधों की पत्तियां पीली पड़ जाती है और कहीं ना कहीं पौधे क्या हो जाते हैं, पौधे बौने रह जाते हैं। पौधे कैसे रह जाएंगे बेटा, बौने रह जाएंगे। और इसके साथ में संक्रमण दाने ठीक से नहीं बनते हैं और उनकी पैदावार घट जाती है। उनकी पैदावार क्या हो जाती है बेटा, घट जाती है, क्योंकि दाने ठीक से नहीं बन पाते हैं। दानों की जगह तो काला चूर्ण का क्या बन रहा है बेटा, वहां पर धब्बा बन रहा है, तो दाने की जगह बन रहा है तो कैसे हो पाएगा। अब इसके बाद में आता है अस्टिलेगोटिर्टिसाई के द्वारा होती है। कैसे होती है, अस्टिलेगोटिर्टिसाई के द्वारा होती है। ये कहीं ना कहीं फूलों और बीजों को क्या करती है, संक्रमित करती है। मेन उत्पादन अपने को बीजों से मिलता है, तो अपना कैसे उत्पादन हो पाएगा, तो बेटा ये क्या है, ये मेनली अपने आ जाएगा लूज स्मट। अब इसके बात करते हैं अपने, इसके डिजीज साइकिल की बात कर लो। संक्रमित बालियों से निकलने वाले बीजाणु टीलियोस्पोर हवा में फैलते हैं। सबसे पहले टीलियोस्पोर क्या होते हैं, टीलियोस्पोर बनते हैं। टीलियोस्पोर कहां पर फैलेंगे, हवा में फैलेंगे। और इसके साथ में ये बीजाणु फूल आने के समय स्वस्थ फूलों को, जैसे ही फ्लावर आएंगे तो फ्लावर आते टाइम ये टीलियोस्पोर क्या कर देंगे, कांड कर देंगे, मतलब ये संक्रमित कर देंगे। इसके बाद में आता है संक्रमित फूल बीज बनते हैं और इसके साथ में कवक छिपा रहता है। मतलब भाई साहब तब तक ये नहीं निकलेंगे जब तक, फूल के द्वारा ही तो बीज बनता है, तो फूल के द्वारा बीज बन गया, फिर भी भाई साहब किसमें है, अपने उसी बीज में है। और बीज अंकुरित होते समय ये क्या होते हैं, कवक को क्या करते हैं, अंकुरित करते हैं। मतलब ये बीजाणु बन गए, बीजाणु क्या कर देंगे, कवक का अंकुरण कर देंगे। और ये कवक पौधे के अंदर फैलता है और पकते समय बालियों के काले बीजाणु बनाता है। जब पकेगा तब क्या बनेगा, काले बीजाणु बनेंगे, बीज नहीं बनेंगे। तो ये क्या होता है, लूज स्मट होता है, अनावर्त कंडवा होता है। किसका होता है बेटा, ये कहीं ना कहीं गेहूं का होता है। मैनेजमेंट मैंने बताया था कि मैनेजमेंट में आपको क्या करने वाला हूँ, कॉमन ही बताने वाला हूँ, कॉमन ही समझाने वाला हूँ। अब देखिएगा आगे की ओर अपन बात करते हैं। नेक्स्ट आता है बेर का छाछा। क्या आता है बेटा, बेर का छाछा। छाछा की बात करते हैं तो इसको पाउडरी मिल्ड्यू कहते हैं। पाउडरी मिल्ड्यू कहाँ बनता है, ऊपरी सतह पर बनता है। डाउनी मिल्ड्यू कहाँ पर बनता है, निचली सतह पर बनता है। तो देखिएगा सबसे पहले अपन बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा, अपन बात करते हैं बेर के छाछे की। सिम्टम की बात करो, पत्तियों पर ये क्या होता है, नीचे पाउडर सा बनता है। क्या बनता है, नीचे पाउडर सा बनता है। तो देखो पत्तियों या युवा टहनियों पर, फूलों पर क्या बनता है, सफेद चूर्ण जैसा बनता है निचली सतह पर, सॉरी पाउडरी मिल्ड्यू है तो ऊपरी सतह पर बनता है। याद रखना प्रभाविकृत जो पत्तियां हैं, जहां पर वो चूर्ण बनेगा तो वो क्या हो जाती है, विकृत हो जाती है, वो मुड़ जाती है, सूख जाती है। और कहीं ना कहीं वो पत्तियां सूख जाएगी, झड़ जाएगी। और उससे अब आपको पता है हरा भाग जब सफेद हो जाएगा तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ होगा, तो इससे क्या होता है, पौधा कमजोर भी हो जाता है। तो ये अपने क्या हो जाएगा, ये अपने पाउडरी मिल्ड्यू हो जाएगा। ये किसके कारण होता है, ऑइडियम एरिसाइफोइडिस के द्वारा होता है। स्पीशीज की बात कर तो जीजीफी आ जाएगी, मतलब ये ऑइडियम स्पीशीज के द्वारा होता है, ऑइडियम एरिसाइफोइडिस आ जाएगा। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं ऑब्लिगेट पैरासाइट के रूप में रहता है, इसके पास में दूसरा ऑप्शन नहीं है बेर के अलावा, ऑइडियम एरिसाइफोइडिस आ जाएगा। ठीक है, ये इसका पैथोजन हो गया। इसके बाद में अपन चलते हैं डिजीज साइकिल की बात करते हैं।
सबसे पहले संक्रमित भागों की सतह पर क्या बनेंगे, सफेद माइसिलियम, माइसिलियम और कोनोइडिया। बात करते हैं ज्यादातर जो डिजीज होती है ना वो कोनोइडिया जो बीजाणु होता है उसके द्वारा ही बनती है, उसके द्वारा ही जीवित रहती है। कोनेडिया हवा के माध्यम से क्या करते हैं, नए पौधे तक फैलते हैं। कोनेडिया हवा के माध्यम से, किसके माध्यम से, हवा के माध्यम से नए पौधों तक फैलते हैं। और कोनेडिया मेजबान की सतह पर अंकुरित होकर नया कवक बनाते हैं। मेजबान, मेजबान की सतह पर क्या करते हैं, नया कवक बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा, नया कवक बनाते हैं। और कवक संक्रमित अवशेषों और अन्य मेजबान पर सर्दी के मौसम में क्या रहता है, जीवित रहता है। सर्दी के मौसम में क्या रहता है बेटा, जीवित रहता है। तो ये अपने क्या हो जाएगा, पाउडरी मिल्ड्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाउडरी मिल्ड्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, पाउडरी मिल्ड्यू हो जाएगा। मैनेजमेंट अपने क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये कॉमन तरीके से मैं आपको समझा दूंगा। और इसके बाद में आता है सरसों के स्क्लेरोटोनिया गलन के लक्षण, रोगजनक, रोग शक्कर और प्रबंधन का वर्णन करना है। क्या करना है बेटा, इसका वर्णन करना है। तो ये अपने को अब बताना है बेटा किसके बारे में, सरसों के स्क्लेरोटोनिया गलन के लक्षण, रोगजनक और रोग शक्कर और प्रबंधन का क्या करना है, वर्णन करना है। क्या बताना है बेटा, डिटेल से बताना है, एक्सप्लेनेशन के साथ में बताना है। अब इसके बाद में देखिएगा, सबसे पहले अपने पास में आता है सिम्टम। सबसे पहले क्या आता है बेटा, सिम्टम आता है। सिम्टम की बात करते हैं तो लक्षण क्या हो जाएगा, लक्षण हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, सिम्टम हो जाएगा, लक्षण हो जाएगा। और लक्षणों की सबसे पहले बात करते हैं तो संक्रमण सबसे पहले तनों, पत्तियों और इसके साथ में ही फलों पर जल भीगा और फीके धब्बे के रूप में क्या होता है, शुरू होता है। किसके रूप में होता है बेटा, फीके धब्बों के रूप में क्या होता है, शुरू होता है। अरे किसके रूप में होगा बेटा, फीके धब्बों के रूप में क्या होगा, शुरू होने वाला है। किसके रूप में, फीके धब्बों के रूप में क्या होने वाला है, शुरू होने वाला है। इसके बाद में देखिएगा, धब्बे बढ़कर नरम और गलनशील होते हैं और जिससे कहीं ना कहीं तना और शाखाएं क्या होने लगती है, सड़ने लगती है। तना सड़ने लगता है और शाखाएं सड़ने लगती है। तो ये किसके कारण होता है बेटा, ये लक्षण दिखाई देते हैं सरसों में जब स्क्लेरोटोनिया क्या होती है, गलन होने लगती है। और नमी होने पर संक्रमित भाग सफेद सूती कवक जैसे कि बात करते हैं माइसिलियम जैसा दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, माइसिलियम जैसा दिखाई देता है। संक्रमित ऊतकों पर या अंदर काले कठोर संरचनाएं जैसे कि क्या बनती है, स्क्लेरोटिया बनती है। स्क्लेरोटिया बनती है। अरे कौन सी बनती है बेटा, स्क्लेरोटिया बनती है। गंभीर संक्रमण में पौधे क्या हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं। पौधे क्या हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं और इसके साथ में मर सकते हैं। और पैदावार क्या होती है, घटने लगती है। पैदावार क्या होने लगती है बेटा, घटने लगती है। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं आगे की ओर। आगे आता है पैथोजन। क्या आता है बेटा, पैथोजन। पैथोजन की बात करते हैं तो रोगजनक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रोगजनक हो जाएगा। स्क्लेरोटोनिया स्क्लेरोसियम। क्या आता है, स्क्लेरोटोनिया स्क्लेरोसियम। क्या आता है, स्क्लेरोटोनिया स्क्लेरोसियम आता है। यह पैथोजन होता है। ये क्या होता है, रोगजनक होता है। ये क्या होता है, रोगजनक होता है। ये कहीं ना कहीं पैथोजन होता है। ये क्या होता है बेटा, पैथोजन होता है। और इसके साथ में यह कवक स्क्लेरोटिया बनाता है और इसके साथ में मिट्टी में कई वर्षों तक, मिट्टी में कई वर्षों तक क्या रहता है, कई वर्षों तक जीवित रहता है। कई वर्षों तक क्या रहता है बेटा, जीवित रहता है। बात करते हैं स्क्लेरोटोनिया स्क्लेरोसियम नामक कवक के कारण ये होता है। किसके कारण होता है, स्क्लेरोटोनिया स्क्लेरोसियम के द्वारा हो पाता है। ये इसका क्या है, रोगजनक है। ये इसका क्या है बेटा, रोगजनक है। तो आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। अब इसके साथ में ही अपन बात करते हैं डिजीज साइकिल। क्या था बेटा, डिजीज साइकिल। मिट्टी में मौजूद स्क्लेरोटिया कहीं ना कहीं अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होकर क्या बनाता है, एपोथेसिया या मशरूम जैसी संरचनाएं बनाता है। कैसी संरचनाएं बनाता है, मशरूम जैसी संरचनाएं बनाता है। ये कहीं ना कहीं एपोथेसिया बनाता है। किसका निर्माण करता है, एपोथेसिया का निर्माण करता है, मशरूम जैसी संरचना का निर्माण करता है। इसके साथ में ही एपोथेसिया से निकलने वाले
एस्कोस्पोर हवा के माध्यम से फैलकर क्या करता है, पौधों को संक्रमित करता है। हवा के माध्यम से पौधों में फैलकर क्या करता है, कहीं ना कहीं संक्रमण करता है। तो एस्कोस्पोर हो जाएगा एपोथेसिया से निकलने वाले कहीं ना कहीं एस्कोस्पोर हवा के माध्यम से पौधों को क्या करते हैं, संक्रमित करते हैं। क्या करते हैं बेटा, पौधों के माध्यम से संक्रमित करते हैं। बीजाणु पौधों की सतह पर अंकुरण होकर क्या करता है, संक्रमण उत्पन्न करता है। मतलब ये क्या करते हैं, ये कहीं ना कहीं किस पर, बीजाणु पौधों की सतह पर अंकुरित होकर संक्रमण करते हैं। क्या करते हैं, इन्फेक्शन शुरू करते हैं। क्या करते हैं बेटा, इन्फेक्शन शुरू करते हैं। कवक पौधों के अंदर फैलता है और पौधों के सड़ने के बाद में जीवित रहने के लिए स्क्लेरोटिया बनाता है। क्या बनाता है बेटा, स्क्लेरोटिया बनाता है। अरे क्या बनाएगा बेटा, स्क्लेरोटिया बनाएगा। तो ये अपने क्या करता है, ये कहीं ना कहीं सड़न उत्पन्न करता है, किसमें, सरसों में। और अगले मौसम में स्क्लेरोटिया पुनः अंकुरित होकर रोग चक्कर जारी रखते हैं। क्या रखते हैं, रोग चक्कर जारी रखते हैं। डिजीज साइकिल, कौन सा बेटा, डिजीज साइकिल। डिजीज साइकिल क्या करते हैं, जारी रखते हैं। क्या करते हैं, डिजीज साइकिल जारी रखते हैं। अब इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे ये आपके क्या हो जाएगा, मैनेजमेंट हो जाएगा। और मैनेजमेंट के बाद में अपन चलते हैं बेटा आगे की ओर। आगे अपने आता है नेक्स्ट पेपर। नेक्स्ट पेपर में डाइबैक आता है। डाइबैक के बारे में बात कर चुके हैं। ऊपर से सूखता हुआ किधर आएगा, नीचे की ओर आएगा। किधर आएगा रे बेटा, नीचे की ओर आएगा। और पोडोस्पोरा रोजेरियम, बात कर ली थी क्या अपन ने, अरे बात कर ली थी क्या डाइबैक की, कि सर बात कर ली थी। तो ये अपने कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में रिंग रस्ट, रिंग रस्ट की बात करते हैं। ये कवकीय रोग है जिसमें पत्तियों व तनों पर गोलाकार छल्ले जैसे क्या बनते हैं, फुटुल्स बनते हैं, रोगों के चकते बनते हैं। क्या बनते हैं, रिंग रस्ट एक कवकीय रोग है जिसमें पत्तियों व तनों पर गोलाकार छल्ले जैसे फुटुल्स बनते हैं, रोग के चकते बनते हैं। और कहीं ना कहीं आमतौर पर रस्ट कवकों के कारण होता है, रस्ट कवकों के कारण होता है। और फिर आता है बेटा एंडेमिक डिजीज। अरे पिछली डिजीज कौन सी थी, एपिडेमिक। ये कौन सी आ जाएगी, एंडेमिक। एंडेमिक का मतलब है अंदर की ओर, एपिडेमिक का मतलब है बाहर की ओर, मतलब वो ज्यादा फैल रही है, वो एपिडेमिक है। एंडेमिक किसी भौगोलिक क्षेत्र विशेष में फैल रही है, किसी भौगोलिक क्षेत्र विशेष में फैल रही है, दैट इज एंडेमिक डिजीज, दैट इज एंडेमिक डिजीज। तो वो क्या हो जाएगी, एंडेमिक डिजीज हो जाएगी। मतलब किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र या जनसंख्या में नियमित या स्थिर दर से जो रोग होता है उसको एंडेमिक कहते हैं। उसको क्या कहते हैं बेटा, एंडेमिक डिजीज कहते हैं। क्या कहते हैं, एंडेमिक डिजीज कहते हैं। बात करते हैं तो एंडेमिक डिजीज हो जाएगी कि एंडेमिक डिजीज वह होता है किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र या जनसंख्या में स्थिर दर से फैलता है, तो उसको क्या कहते हैं, एंडेमिक डिजीज कहते हैं। अरे क्या कहते हैं बेटा, एंडेमिक डिजीज कहते हैं। अब इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। क्या आता है बेटा, एंडेमिक डिजीज के बाद में आता है जू स्पोर, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जू स्पोर जिसको बोलते हैं। जू स्पोर चल बीजाणु होते हैं, अरे अलैंगिक होते हैं जिनके द्वारा डिजीज फैलती है। अरे क्या होती है, जू स्पोर अलैंगिक बीजाणु होते हैं और इसके साथ में गतिशील होते हैं, कुछ कवकों या शैवालों को उत्पन्न करते हैं और झिल्लीदार लंगोटों की सहायता से पानी या नमी में तैर सकते हैं। याद रखना, जू स्पोर क्या करते हैं, जू स्पोर का अंकुरण होगा तो कवक बनेगा। क्या बनेगा, कवक बनेगा। वो कवक क्या होगा, वो डिजीज उत्पन्न करेगा। तो ये क्या है, उसका अलैंगिक बीजाणु है। क्या है, बीज का अणु है, इससे समझ लो, जो कि उसको बना सकता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जू स्पोर हो जाएगा। एप्पल में स्केब रोग होता है बेटा, खुरदरापन आ जाता है। एप्पल का जो अपने क्या होता है, सेब होती है ना, सेब पर क्या आ जाता है, खुरदरापन आ जाता है। तो एप्पल स्केब, एप्पल स्केब याद रखना, पौधों में एक ऐसा डिजीज है जिसमें फलों या कंदों या जड़ों पर खुरदरे या कोरगी छल्लेदार धब्बे बनते हैं। आमतौर पर कवक या बैक्टीरिया के कारण होता है, जो कि एप्पल स्केब एग्जांपल याद रखना। कौन सा, सेब का स्केब रोग होता है। ठीक है, अब इसके बाद में अपन चलते हैं बेटा आगे की ओर। व्हाइट रस्ट, व्हाइट रस्ट मतलब सरसों का सफेद रोली व गेहूं की काली रोली और अनाज का आवर्त और अनावर्त खंड में क्या बताना है, अंतर बताना है।
तो सबसे व्हाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड है। मस्टर्ड में जो व्हाइट रस्ट होती है वो एल्बुगा कैंडिडा के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है बेटा? एल्बुगो कैंडिडा के द्वारा होती है। और ब्लैक रस्ट किसके द्वारा होती है? पक्सिनिया ग्रामिनीस ट्रिटिसाई के द्वारा होती है। बात करते हैं आगे की ओर, याद रखना एल्बुगो कैंडिडा और इसके साथ में पक्सिनिया ग्रामिनीस ट्रिटिसाई के द्वारा, जो पहले भी बात कर चुके हैं, इसकी भी बात कर चुके हैं। सफेद रोली का रोगजनक एल्बुगो कैंडिडा और पक्सिनिया ग्रामिनीस ट्रिटिसाई लगा देना आगे। पत्तियों की नीचे की सफेद जो होती है करीम जैसे क्या बनते हैं? फुटुले बनते हैं। मतलब नीचे क्या बनेंगे? पत्तियों की जैसे ये सतह है तो यहाँ पर क्या बनेंगे? सफेद फुटुले बन जाएंगे। फिर वो जैसे ही फूटेंगे तो पूरे उत्तकों पर क्या हो जाएंगे? ये फैल जाएंगे। पत्तियों या तनों या दानों पर क्या बनते हैं? काले भूरे रंग के क्या बनते हैं? फुटुले बनते हैं। इसके बाद में आता है पत्तियां व तने प्रभावित होते हैं और इधर भी क्या होते हैं? दाने भी प्रभावित होते हैं। उधर इधर की बात करते हैं तो बीजाणु हवा में उड़ते हैं और ये कहीं ना कहीं यूरेडिनियो स्पोर के रूप में 5 प्रकार के स्पोर बताए थे, उनके रूप में ये उत्तरजीविता बनाए रखते हैं। इसके साथ में ही बात करते हैं मुख्य रूप से उड़ने वाले बीजाणुओं से फैलता है और ये कहीं ना कहीं उड़ने वाले जो यूरेडिनियो स्पोर है उसके द्वारा ये फैलता है। कंट्रोल वगैरह की बात अपन कर ही लेंगे। इसके बाद में आता है लूज स्मट और कवर्ड स्मट। बेटा लूज स्मट का मतलब है ये खुला है, ये ओपन है, मतलब इसके बाहर की ओर आवरण नहीं है। दैट इज ये अपने किस में हो जाएगा? अस्टिलेगो ट्रिटिसाई। मतलब बात करते हैं गेहूं में। और अपन बात करते हैं जिसमें कवर्ड स्टेम है, मतलब कवर्ड की बात करते हैं तो उसके चारों ओर क्या पाया जाता है? आवरण पाया जाता है। दैट इज कवर्ड स्मट ऑफ सीरियल्स आ जाएगा। मतलब बात करते हैं तो उनके चारों ओर क्या पाया जाता है? आवरण पाया जाता है। तो देखो यह गेहूं में क्या होता है? कहीं ना कहीं आवर्तखंड होता है। बात करते हैं तो अस्टिलेगो ट्रिटिसाई आ जाएगा। इसके बाद में आता है अपने इसमें क्या आ जाएगा? गेहूं में अनावर्त। बेटा इसकी जगह चेंज कर लेना, पहले ही मैं करवा रहा हूं। अस्टिलेगो होर्डाई, अस्टिलेगो होर्डाई, अस्टिलेगो होर्डाई कर लेना। ठीक है, अस्टिलेगो होर्डाई लिख लेना बेटा। सभी बच्चे लिख लो यहाँ पर। यही तो फायदा होता है क्लास का, यही फायदा होता है। और क्लास नहीं लेते हैं तो बेटा फिर ना ही तो समझ में आता है, रटने में 4-5 बार पढ़ लोगे और यहाँ पर आपको एक बार में सारी चीजें समझ में आ जाएगी। संक्रमित फल खुलते ही बीजाणु क्या करते हैं? हवा में उड़ते हैं और बीजाणु ये क्या करते हैं? दानों के अंदर बंधे हुए रहते हैं। अरे भाई साहब उसकी कवर्ड स्मट होता है, कवर रहता है। ये तो भाई साहब संक्रमित फूल खुलते ही क्या हो जाएंगे? उड़ने लग जाएंगे और फूलों की जगह पर काला पाउडर कवक वगैरह बनते हैं और दानों के अंदर क्या बनते हैं? सख्त काले फुटूले बनते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्या रखना है बेटा? याद रखना है। यहाँ पर फूल प्रभावित होता है, वहां पर सीधे दाने प्रभावित होते हैं अंदर के अंदर। यहाँ पर फूल भी क्या होता है? प्रभावित होता है। इसके बाद में आता है पर्पल ब्लोच ऑफ ऑनियन, मतलब जो अपने चकते बनते हैं प्याज में, तो वो अपन क्या कर चुके हैं? अल्टरनेरिया पोरी, जिसके बारे में अपन बात कर चुके हैं। अब इसके बाद में अपन चलते हैं बेटा आगे की ओर। डाउनी मिल्ड्यू ऑफ इसबगोल। इसबगोल में क्या होती है बेटा? डाउनी मिल्ड्यू डिजीज होती है। डाउनी मिल्ड्यू की बात करते हैं, मर्दुरोमिल आसिता, और इसकी बात करते हैं तो इसका रोगजनक क्या होता है बेटा? रोगजनक में मैं बात करता हूँ तो पेरेनोस्पोरा जाति के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? पेरेनोस्पोरा जाति। और पेरेनोस्पोरा की भी कौन सी होती है? पेरेनोस्पोरा प्लांटेजिन्स। कौन सी होती है? पेरेनोस्पोरा प्लांटेजिन्स इसकी क्या होती है बेटा? कहीं ना कहीं जो रोग इसका कवक होता है, कवक की जाति है और ये इसकी क्या है? कहीं ना कहीं जीनस। मतलब पहले क्या आता है? पहले अपने क्या आता है बेटा? पहले अपनी स्पीशीज आती है, फिर जीनस आता है। तो जीनस क्या हो जाएगा? प्लांटेजिनस हो जाएगा, स्पीशीज पेरेनोस्पोरा हो जाएगी। ठीक है, और ये ऑब्लिगेट है। ये क्या है बेटा? ऑब्लिगेट है। किसका है? इस बगोल का ऑब्लिगेट है। इसके बाद में बात करते हैं, इसमें लक्षण की बात करते हैं तो बेटा मुरझाना, मतलब धब्बे वगैरह बन जाएंगे, मुरझा जाएगी। तो देखो इसमें क्या होता है? पत्तियों पर क्या होता है? ऊपर की सतह पर हल्के पीले धब्बे, वही लिखना है। डाउनी मिल्ड्यू नीचे की ओर कपासीय कवकीय वर्दी दिखाई देती है, कपासीय कवकीय वर्दी दिखाई देती है। तो डाउनी मिल्ड्यू के लक्षण मैंने बता दिए, तो लक्षण आपको वही करने। ठीक है, कंट्रोल में कॉमन बता ही दूंगा, इसमें बस वो नाम देखना था ओनली। इसके बाद में आता है कुकुरबिटेसी में क्या होती है बेटा? कुकुरबिटेसी में कोएनिफोरा गलन रोग के बारे में बताना है। क्या आता है? कोएनिफोरा रोट डिजीज है। किसमें है? ये कहीं ना कहीं कुकुरबिटेसी में है। तो देखो सबसे पहले लक्षण की बात करते हैं तो संक्रमण की शुरुआत फूलों और जो नाजुक चने होते हैं उन तनों पर क्या होते हैं? जल सिक्त क्या बनते हैं? जलयुक्त क्या बनते हैं? धब्बे बनते हैं। और फिर क्या होती है? शुरुआत होती है। मतलब जो कुकुरबिटेसी होते हैं उन पर क्या बने? जलासिक्त धब्बे बनेंगे, जलासिक्त धब्बे बनेंगे और संक्रमित फूल जलयुक्त होकर क्या होंगे? गहरे भूरे रंग के काले हो जाते हैं। मतलब ये क्या हो जाते हैं? फूल क्या हो जाएंगे? फूलों पर वो धब्बे बढ़ जाएंगे तो वो काले हो जाएंगे और फिर क्या हो जाएंगे? फूल गिर जाएंगे। फूल गिरने के बाद में फलों में नरम गलन होती है और बदबू आती है और सूती जैसे ग्रे रंग के
कवक से क्या हो जाते हैं, ढक जाते हैं, तो ये गलन हो जाती है, मतलब सारा पौधे के बाद क्या हो जाते हैं, इससे गल जाते हैं और तने वगैरह भी गल कर क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो ये कोइनोफोरा गलन होता है, किसका होता है, कुकुरबिटेसी का होता है। रोगजनक की बात करते हैं तो किसके द्वारा होता है, कोइनोफोरा, कोइनोफोरा कुकुरबिटेरियम, क्या आता है, कोइनोफोरा कुकुरबिटेरियम के द्वारा ये क्या होता है, ये कहीं ना कहीं रोग फैलता है। तो कोइनोफोरा कुकुरबिटेरियम आपको क्या रखना है, अच्छे से याद रखना है। इसके बाद में मैनेजमेंट में आपको कॉमन बताने वाला हूँ। आगे की ओर अपन चलते हैं बेटा। नेक्स्ट आता है गन्ने का रेड रोट है। रेड रोट की अपन बात कर चुके हैं, कोलेटोट्रोकम फेल्केटम, कोलेटोट्रोकम फोल्केटम, ठीक है, लाल धारियां वगैरह वो सारी चीजें मैंने बता दी। तो ये क्या हो चुका है बेटा, रिपीट हो चुका है। अब काफी क्वेश्चन आपको रिपीट मिलेंगे। मिर्च के पर्ण कुंचन मतलब बोल तो लीव कर्ल, क्या आ जाएगा बेटा, लीव कर्ल, मतलब लीफ क्या हो जाती है, कहीं ना कहीं संकुचित हो जाती है। एक लीफ रोल आता है उसमें गोल गोल घूम जाती है, एक लीफ कर्ल मतलब पत्तियां संकुचित हो जाती है। तो देखो अपन बात करते हैं, सबसे पहले लक्षणों की बात करते हैं। तो नए जो पत्ते मोटे होते हैं, ऊपर होते हैं और कहीं ना कहीं नीचे की ओर मुड़े हुए होते हैं, मतलब वो संकुचित हो जाते हैं। और इसके साथ में पत्तियों में सिकुड़न और गुना दिखाई देता है। और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं नए कमजोर कैसे हो जाते हैं, नए पत्ते जो तने होते हैं कमजोर और विकृत हो जाते हैं। गंभीर संक्रमण से जो अपने जो संक्रमित जो पत्तियां होती है वो कहीं ना कहीं पीली पड़ जाती है और जल्दी क्या हो जाती है, झड़ जाती है। तो ये अपने क्या हो जाएंगे, मिर्च के परागकुंचन हो जाएंगे। और ये कहीं ना कहीं किसके कारण होता है, चिल्ली लीफ कर्ल वायरस के द्वारा होता है। और ये वायरस जो है बेगोमो वायरस की श्रेणी में आता है। मतलब कौन सा है, बेगोमो वायरस है। वायरस के अलग अलग स्पीसीज अभी नहीं है, अभी जैसे कल आया था, कल भी आया था कि कीटों को नियंत्रण करने के लिए कौन सा अपन लेते हैं, तो बेगोमो वायरस अपन यूज में लेते हैं। इसके साथ में इसमें हो जाएगा कि चिल्ली में जो पर्णकुंचन होता है वो किसके कारण होता है, वो कहीं ना कहीं बेगोमो वायरस से जाति के कारण होता है। और चिल्ली लीफ कर्ल वायरस इसका क्या हो जाएगा, इस वायरस के कारण ये फैलता है। इसके बाद में वेक्टर की बात करते हैं तो ये बेमेसिया टेबिसाई के द्वारा फैलता है। बेमेसिया टेबिसाई के द्वारा जो मिर्च का लीफ कर्ल वायरस है वो कहीं ना कहीं फैलता है। इसके साथ में मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मैनेजमेंट में मैंने कहा था कि वायरस वाले इन सभी का क्या बता दूंगा, मैं कॉमन बता दूंगा। फिर आता है अपने चने का रूट ग्रेनुलोम, मतलब चिकपी का जो रूट रोट है बेटा, इसके मैंने बता दिए थे। इसका अपन एक अंतर आया था, उसमें अपन ने सारी चीजें अपन ने क्या कर ली थी, चर्चा कर ली थी। और आपको पता है इसका जो मेनली जो था ना वो राइजोक्टोनिया सोलिना, मेनली क्या आ जाएगा, फ्यूजेरियम भी होता है, पीथियम भी होता है, पर इसका चने की बात करते हैं तो राइजोक्टोनिया सोलेना इसका क्या हो जाएगा, मेन हो जाएगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं बेटा आगे की ओर। आगे अपन नेक्स्ट डिजीज की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या आ जाएगी, नींबू का कैंकर रोग, सिट्रस कैंकर आ जाएगा बेटा। क्या आ जाएगा, सिट्रस कैंकर आ जाएगा। कि सिट्रस कैंकर का रोगजनक वगैरह सारी चीजें अपन बात करते हैं। पहले सिम्टम की बात करते हैं। शुरुआत में पत्तियों और तनों पर क्या बनते हैं, फलों पर छोटे छोटे जलासिक्त धब्बे बनते हैं। इस पर भी क्या बनते हैं, कहीं ना कहीं जलासिक्त धब्बे बनते हैं। और इन घावों के चारों ओर पीले रंग का क्या हो जाता है, घेरा हो जाता है। पीले रंग का क्या हो जाएगा, घेरा हो जाएगा। और फलों पर घाव, स्केबी और कोर की छाल जैसा उभरे हुए क्या बनते हैं, धब्बे बनते हैं, जो कि फल की गुणवत्ता को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। गंभीर संक्रमण से पत्तियां व फल समय से पहले क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। जो फल वगैरह है, फल बात करें तो नींबू के जो फल है वो कहीं ना कहीं समय से पहले क्या हो जाएंगे, ड्रॉप आउट हो जाएंगे, गिर जाएंगे। टहनियों में क्या हो जाएंगे, टहनियों और जो तने होते हैं उनमें दरारें और छाल क्या हो जाएगी, कहीं ना कहीं छाल क्या हो जाएगी, छालों में दरारें वगैरह पड़ जाएगी। ये ज़ैंथोमोनास एक्सोनोफोर्टिस पीवी सिट्राई के कारण होता है बेटा, याद रखना। बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ये बैक्टीरिया की डिजीज है जो बहुत कम पढ़ते हैं, पर बहुत कम क्वेश्चन में पूछी जाती है। ये ज़ैंथोमोनास एक्सोनोफोर्टिस पीवी सिट्राई क्या होती है बेटा, पीवी सिट्राई के द्वारा होता है। ज़ैंथोमोनास एक्सोनोफोर्टिस तो मिल जाएगा हर जगह, पर ये कौन सी है, ये कहीं ना कहीं अपने सब स्पीसीज कौन सी आ जाएगी, पीवी सिट्राई आ जाएगी। और यह एक ग्राम नेगेटिव है। और कहीं ना कहीं बैसिलस रोड सेप्ट वाला क्या है, रोड सेप्ट वाला बैक्टीरिया है। तो ये आपको याद रखना है कि जंतुमोनास एक्सोनोफोर्टिस पीवी सिट्राई के द्वारा होता है, ग्राम नेगेटिव है। ज्यादातर जो रोग उत्पन्न करने वाले जो बैक्टीरिया है वो ग्राम नेगेटिव होते हैं। डिजीज साइकिल की बात करते हैं
तो बैक्टीरिया संक्रमित पौधों के उत्तकों और पत्तियों और फलों और तनों के घावों में जीवित रहते हैं। बारिश या सिंचाई के दौरान बैक्टीरिया घावों से निकलकर पानी की बूंदों और हवा के माध्यम से फैलते हैं। और बैक्टीरिया क्या होते हैं, पौधों में छिद्रों और इसके साथ में हाइडोथोडस क्या जख्मों से क्या होते हैं, कहीं ना कहीं प्रवेश करते हैं। पानी निकलने वाली जो छिद्र होते हैं उनके द्वारा ये बैक्टीरिया कौन से जंतुनाशक जेनोपोडिस पीवी टराई जो बैक्टीरिया है वो प्रवेश करते हैं और कहीं ना कहीं अगली फसल के लिए मतलब वहीं पर नम वातावरण में ये अच्छे से ग्रोथ करते हैं। उसी वातावरण से दोबारा से जब अपन लगाएंगे तो उसी से क्या कर देंगे, संक्रमित कर देंगे। तो ये डिजीज साइकिल हो जाएगा। मैनेजमेंट मैंने कहा था कॉमन तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद में आता है बेटा सिम्टम, मटर के छाछा। बेटा लक्षण वगैरह तो सारी चीजें तो वही छाछा रोग का जो है ना मतलब बात करते हैं, जो अपने पाउडरी मिल्ड्यू की जो लक्षण है ना, जो पाउडरी मिल्ड्यू चाहे किसी में भी हो, लक्षण तो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ठीक है, तो लक्षणों की बात तो करेंगे नहीं। इसमें जो एरिसाइफी फाइसाई, एरिसाइफी फाइसाई या बात करते हैं तो एक ओइडियम पेशी भी होती है। ये कहीं ना कहीं क्या होती है, रोगजनक मटर के छाछा में, इसमें होती है मटर के छाछा में होती है। तो बेर का भी छाछा होता है। लक्षण तो सेम है सभी के, और रोगजनक इसमें क्या कर लेना, चेंज कर लेना। और ये ऑब्लिगेट बायोट्रोफ पैथोजन है। ऑब्लिगेट मतलब दूसरे पर निर्भर है, बायोट्रोफ मतलब जीवित पर रहेंगे, मर्त पर नहीं रहेंगे, मर्त कार्बनिक पदार्थों पर नहीं रहते हैं। पैथोजन की बात होगी। और रोग चक्र वगैरह अपन ने पहले ही बात कर लिया। प्रबंधन की अपन बात करेंगे कॉमन तरीके से। इसके बाद में अपन चलते हैं बेटा आगे की ओर। तभी तो मैं कहता हूं कि पैथोलॉजी सबसे इजी है। अब अपन ने क्या कर ली, एपिडेमिक की बात कर ली, एंडेमिक की बात कर ली, अब पेंडेमिक की बात कर लो। अगले में क्या आएगा, या तो इस वर्ड आ जाएगा या फिर चारों में से रिपीट हो जाएगा। तो देखो पेंडेमिक डिजीज एक व्यापक जो कि बड़े भौगोलिक क्षेत्र में बड़े लोगों, बड़े मतलब एपिडेमिक से भी ज्यादा संख्या में ये क्या होता है, फैलता है। तो पेंडेमिक, पेंडेमिक फिर एपिडेमिक, फिर क्या आ जाएगा एंडेमिक, और फिर क्या आ जाएगा, स्पोर्डिक आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। प्लांट डिजीज किसको बोलते हैं, पादप रोग वह असामान्य अवस्था है जो रोगजन को मतलब बोले तो पैथोजन, तीन चीजें हो जाएगी जो ही मैं बता के आया था पहले शुरू में। पैथोजन, इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट और इसके साथ में ही बात करते हैं तो होस्ट, इन तीनों के द्वारा क्या होता है, रोग उत्पन्न होता है। इन तीनों के मध्य क्या होता है, इंटरेक्शन के द्वारा रोग उत्पन्न होता है, तो उसको प्लांट डिजीज कहते हैं। प्राइमरी इन्फेक्शन की बात करते हैं जब स्वस्थ, प्राथमिक संक्रमण वह पहला संक्रमण है जो कि स्वस्थ पौधों में क्या करता है, रोगजनक के प्रारंभिक बीजाणु के द्वारा होता है। एक तो सेकेंडरी होगा, मतलब एक बार पहले उस प्लांट में संक्रमण हो चुका है, दोबारा से हो रहा है, दैट इज वो सेकेंडरी। अगर फर्स्ट बार हो रहा है तो उसको प्राइमरी इन्फेक्शन बोलेंगे। इसके बाद में देखिएगा बेटा आगे की ओर बात करते हैं कैंकर क्या होता है। कैंकर अभी मैंने कहा था उससे ड्रस जो कैंकर होता है ना वही क्या हो जाएगा, कैंकर हो जाएगा। डिजीज सिम्टम मतलब पौधों के उत्तकों में जो कारण दिखाई देते हैं, मतलब कुछ अपने को कुछ चेंजेस दिखाई देते हैं, रोगजनक की उपस्थिति दर्शाते हैं, उसको क्या कहते हैं, डिजीज सिम्टम कहते हैं। इसके बाद में आता है अंतर, अंतर आता है स्ट्राइप रस्ट और ब्लैक रस्ट किसकी आ जाएगी, अपने उसकी हो जाएगी। और लूज स्मट और कवर्ड स्मट जिसकी अपन बात कर चुके हैं। तो पहले व्हीट स्ट्राइप और ब्लैक रस्ट की बात करो। पक्सिनिया स्ट्राइफॉर्म इसके कारण तो क्या होता है, इसको बोलते हैं बेटा येलो, इसको क्या बोलते हैं, येलो रस्ट बोलते हैं। इसके साथ में ही बात करते हैं, इधर ब्लैक की बात करते हैं, पक्षिनिया ग्रेमिनिस वही क्या आ जाएगी, ये वही ट्रिटिस आ जाएगी। पत्तियों पर पीला होता है, मतलब मैंने कहा पीली पीली रोली रोग भी कहते हैं। पीली को क्या कहते हैं बेटा, पीली को कहीं ना कहीं अपन स्ट्राइप रस्ट भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्टेम रस्ट बोलते हैं। ब्लैक पस्टल्स दिखाई देते हैं और स्टेम पर और इसके साथ में ही लीव्स पर। फिर इसके साथ में ये किस में होता है, मेनली किस में होता है बेटा, लीव्स में होता है। और ये कहीं ना कहीं स्टेम और लीफ शीत में दिखाई देता है। ठीक है, फेवरेबल कंडीशन ठंडी और नम मौसम में होता है, और ये गर्म में होता है, मतलब लेक रेस्ट वाला थोड़ा गर्म मौसम चाहिए। ठीक है, इसके बाद में अपन चलते हैं लूज स्मट और कवर्ड स्मट में अंतर की बात कर चुके हैं। लूज स्मट मतलब किसमें होता है, गेहूं में अनावर्त है, आवरण नहीं पाया जाता है। और कवर्ड की बात करते हैं उसमें होता है किसमें होता है, जौ में होता है, अस्टिलेगो होर्डाई बताया था मैंने। ठीक है, इसमें कुछ अलग दिखाई दे रोगजनक तो वो देख लेना, उसमें मैंने आपको अच्छे से बता दिया था, तो वो वाला ही लिखना है। डाउनी मिल्ड्यू ऑफ इसबगोल, क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, अरे क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। अपन ने बात की थी किसके द्वारा होता है, वही बात की थी क्या, पेरेनोस्पोरा प्लांटोजेनिस, उसके द्वारा होता है। तो वो क्या हो जाएगा, रिपीट हो चुका है। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं बेटा नेक्स्ट स्ट्रोक के बारे में। ब्लैक टिप ऑफ मैंगो, मतलब मैंगो में, आम में क्या होता है बेटा, आम में कहीं ना कहीं काले धब्बे दिखाई होते हैं।
मतलब ईंट के भट्ठों के कारण, रोज सुना था पढ़ा था 12th क्लास में, वो ये बेटा। ब्लैक टिप की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, आम के फलों के किनारों पर होने वाला एक शारीरिक विकार, डिसऑर्डर है, जो कि रोग नहीं कर सकते इसको। सिरों का काला पड़ जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, काले काले धब्बे बन जाते हैं आम के फलों पर। आम के फलों का सिरा काला हो जाता है, सूख जाते हैं और समय से पहले गिर जाते हैं, और काला पड़ना सिरे से लेकर होकर नीचे तक ये फैलता है। तो ये कहीं ना कहीं इनके द्वारा नहीं होता है, बैक्टीरिया वगैरह के इनके कारण नहीं होता है, ये कहीं ना कहीं होता है किसके कारण बेटा, ईंट के भट्टों से निकलने वाले धुएं के कारण होता है। ये विकास को प्रभावित करते हैं, काला सीरा नामक रोग उत्पन्न करते हैं। प्रभाव के कारण, ब्लैक टिप के कारण सिरे पर क्या हो जाते हैं, काले धब्बे बन जाते हैं। प्रबंधन की बात करते हैं, ईंट के भट्टों से दूर रखो और प्रदूषण को नियंत्रित करो। मतलब प्रदूषण वाले एरिया में ज्यादातर ईंट के भट्टों के पास में ये डिजीज, ये डिसऑर्डर होता है। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, लिखना है ब्लैक टिप में। इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे की ओर। ठीक है, आगे अपने आ जाएगा बेटा नेक्स्ट, प्याज में वही बैंगनी धब्बा बात करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, वही अपने ओनियन पर्पल, मतलब पर्पल ब्लोच हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी अपन क्या कर चुके थे, पहले ही चर्चा कर चुके थे, अल्टरनेरिया पोली पोरी। ठीक है, अल्टरनेरिया ओराइजिस की बात कर चुके हैं, तीनों चारों पेपरों में आया है बेटा ये क्वेश्चन। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गन्ने का घासीय तना के लक्षण बताने, ग्रासी सूट, ये जरूर नया क्वेश्चन है। तो इसकी अपन बात करते हैं, गन्ने की गांठों से पार्श्व कलिकाओं का क्या होता है, अत्यधिक अंकुरण होता है। गन्ने पर क्या होती है बेटा, अलग अलग गांठें होती है। जैसे कि ये अपने गन्ना है, तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, यहाँ से क्या होगी, पार्श्व कलिकाएं निकलेगी। यहाँ पर क्या निकलेगी, पार्श्व कलिकाएं निकलेगी, और पतले संकरे और पीले हरे रंग के अंकुर निकलते हैं, जिससे पौधे घास की तरह दिखाई देता है। अब बेटा यहाँ से निकलेगी तो पौधा तो घास की तरह ही दिखाई देगा, इस टाइम कैसे दिखाई देगा, घास की तरह दिखाई देगा, इसलिए इसको ग्रासी सूट डिजीज कहते हैं। इसको ग्रासी सूट डिजीज कहते हैं। पत्तियां संकरी और पीले पन के लिए होती है और ठीक से विकसित नहीं हो पाती है। ठीक है, मतलब पौधा एक जो होता है ना, वो झाड़ी नुमा, घास नुमा ऐसा दिखाई देता है, इसलिए इसको ग्रासी सूट डिजीज कहते हैं। किसके कारण होता है बेटा, ये कहीं ना कहीं माइकोप्लाज्मा जीव, जिसको पहले अपन क्या करते थे, माइकोप्लाज्मा कहते थे, अब इसको फाइटोप्लाज्मा कह दिया गया। तो ये फाइटोप्लाज्मा के कारण होता है ग्रासी सूट डिजीज ऑफ शुगर केन। शुगर केन का जो ग्रासी सूट डिजीज होता है, वो किसके कारण होता है बेटा, वो कहीं ना कहीं अपने किसके कारण होता है, वो कहीं ना कहीं अपने फाइटोप्लाज्मा के कारण होता है। किसके कारण होता है बेटा, फाइटोप्लाज्मा के कारण होता है। और इसका जो वाहक होता है वो कहीं ना कहीं पायरिला परसुपिला होता है, मतलब जो पत्ती का चूसक कीट होता है वो होता है। और इसके कॉमन जो मैनेजमेंट है वो अपन बात कर ही लेंगे। इसके बाद में अपन चलते हैं नेक्स्ट, जीरे का अल्टरनेरिया ब्लाइट होता है। जीरे का अल्टरनेरिया ब्लाइट होता है, जिसकी बात करते हैं, इस पर क्या होता है, जो एक धब्बे वगैरह बन जाएंगे, पत्तियां ये क्या हो जाती है, झुलस जाती है। तो ब्लाइट के लक्षण में पहले बात कर चुका हूं आपके लिए। ठीक है, अब रोगजनक की बात करते हैं, अल्टरनेरिया ब्रूनसी। अल्टरनेरिया ब्रूनसी इसका क्या हो जाएगा, रोगजनक हो जाएगा। कोनेडिया गहरे रंग के और बहुकोशिकीय इसमें होते हैं, ये कहीं ना कहीं कोनेडिया के माध्यम से क्या करता है, प्रजनन करता है। अल्टरनेरिया ब्रूनसी। वैसे ब्लाइट की बात कर चुके हैं, तो ओनली इसकी क्या करना है, कोजुअल ऑर्गेनिज्म की बात करना है। इसके मैनेजमेंट की मैं अलग से क्लास लेकर आऊंगा, अभी लास्ट में बता दूंगा आपको किस किस की क्लास आने वाली है। इसके बाद में है आलू का फतेची जुलसा, वही क्या हो जाएगा, ब्लाइट आ जाएगा, वही ब्लाइट आ जाएगा। पर अपन बात करते हैं इसमें अपने को क्या करना है, रोगजनक तो अपने को पढ़ना है। मतलब इस पर क्या होते हैं, कहीं ना कहीं पत्तियों के किनारे वगैरह झुलसेंगे, फिर पत्ती पर लक्षण दिखाई देंगे, फिर पत्ती के निचली सतह पर, फिर डंठलों पर। इसमें फाइटोफथेरा इन्फेस्टेंस, अरे भाई साहब आयरिश का दुर्भिक्ष काल आया था क्या, आयरिश का दुर्भिक्ष काल आया था क्या, लोग मारे गए थे उसमें। ठीक है, लाखों लोग मारे गए थे, फाइटोफथेरा इन्फेस्टेंस के कारण ही था। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको याद करना ही करना है। इसके बाद में तो मेरे हिसाब से कंप्लीट हो गई है। ये कोई लास्ट क्वेश्चन है, जो का मूल्य रोग, जो कि क्या हो चुका है, रिपीट हो चुका है। जो का मूल्य हेट्रोडोरा एवेन्यू वगैरह, वो क्या हो चुका है, रिपीट हो चुका है। और सरसों का सफेद रोली रोग अपन ने पहले बात ही कर ली थी। तो बेटा ये कितनी इजी सब्जेक्ट है, कितनी प्यारी सब्जेक्ट है, फिर भी आप इसको अगर हार्ड मानोगे तो फिर मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। बहुत शानदार सब्जेक्ट है। कोई भी दिक्कत है, कोई भी चीज याद नहीं हो रही, मेरे को बताओ, माइंड को मत कहोगे तेरे को ये याद नहीं हो रही, मैं तरीका बताऊंगा उसका कैसे याद करना है। ठीक है, क्यों याद नहीं होगी, 100% याद होगी बेटा। इतना विश्वास याद रखना है। मैनेजमेंट कॉमन तरीके से बता दूंगा,
और सारी चीजें हो चुकी है। और भी अगर कॉमन तरीके से बताना है तो मेरे को बता देना। अब वन शॉट क्लास आएगी और इसके साथ में एक क्या आएगी, गेस पेपर की आएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, प्यार और सपोर्ट करना है और आपको मेरे को मैसेज करना है कि सर ये चीज हमारे को चाहिए, और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन भर जाना चाहिए कि सर वन शॉट लाओ, वन शॉट लाओ, वन शॉट लाओ। ओल्ड पेपर सॉल्यूशन तो हो गया, और इसके साथ में ही गेस पेपर लाओ। गेस पेपर में ऐसे कैसे क्वेश्चन छपेंगे, तो बेटा ये सारे आपको करने पड़ेंगे। ऐसे नहीं है कि बस सर को आराम से, सर तो क्लास लेकर आते रहेंगे। प्यार और सपोर्ट आपको दिखाना है, मेहनत करने के लिए हम तैयार है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में। पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी, एप्लीकेशन पर मिलेगी। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, इन नंबरों पर आपका नाम, कॉलेज का नाम, वो सारी चीजें मैसेज कर देना जितने भी यहाँ तक क्लास को देख रहे हो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान साथी।